एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक योगा। जैसे ही सैम ने 3 दिव्य इच्छाओं का अवलोकन किया, उन्हें शरीर को विकसित करने के लिए कई आसन और हेरफेर विधि भी मिली। लेकिन यह वह खोज नहीं है जिससे वह खुश हुआ था। तीनों विधियों की मुद्राएं उन चीजों से बहुत मिलती जुलती हैं जिनसे वह अपने पिछले जीवन में परिचित था। योग आसन। भारत में उत्पन्न हुआ प्राचीन योग खुद को फिट रखने के लिए सबसे पसंदीदा प्रथाओं में से एक है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर को ताकत, लचीलेपन और सहनशक्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह उनके पिछले जीवन में इतना आम था कि युवा से लेकर बूढ़े तक कई लोग दैनिक दिनचर्या के रूप में योग का अभ्यास करते थे। लेकिन ईश्वरीय इच्छा में उन्होंने जो देखा वह सिर्फ योग नहीं है। ये आसन पूरी तरह से कई जटिल योग आसनों के समान है और बेहद सटीक है। लेकिन इसमें सांस लेने की तकनीक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का हेरफेर भी जुड़ा हुआ है, जिससे संबंधित मुद्रा के साथ अभ्यास करने पर शरीर का विकास होगा। तीनों विधियों में कुछ समानताएं हैं और उनमें से 3 ने अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसे कि पैर से संबंधित मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली विधि जो आंदोलन तकनीकों और पैर तकनीकों के पहलू में किसी व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाती है। एक विधि धड़ को निखारने पर केंद्रित है ताकि रक्षात्मक क्षमताएं प्राप्त की जा सके और तीसरी तकनीक हथियारों पर अधिक केंद्रित है। हालांकि 3 विधियां पूरे शरीर को मजबूत बनाती हैं और शारीरिक शक्ति बढ़ाती हैं, लेकिन ये 3 पहलू ऐसे हैं जिन पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। जैसे ही सैम ने एक एक करके तीनों तरीकों के आसन देखे, उसके मन में केवल एक ही विचार आया। यदि कोई योग गुरु इस दुनिया में आए और इनमें से किसी भी तकनीक को विकसित करे, तो वह निस्संदेह एक विशेषज्ञ होगा जो एक मुक्के या लात में लड़ाई खत्म कर सकता है। इन शरीर साधना विधियों ने आध्यात्मिक मूल और आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया। सामान्य तौर पर साधक, भले ही वे जादूगर या योद्धा हों, हमला करने या बचाव करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को मुख्य माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन ये शरीर साधना तकनीक शरीर को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती है। ऊर्जा बलपूर्वक शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करेगी, जिसका अर्थ है त्वचा, मांसपेशी, फाइबर, रक्त, हड्डियां और यहां तक कि अस्थि मज्जा, आंतरिक अंग। विधियां कोशिकाओं की जीवन शक्ति और घनत्व को बढ़ाती हैं। शरीर को चोट पहुंचाना कठिन होगा और अगर चोट लग भी जाए तो वह अपने आप ठीक हो जाएगा। जब वे युद्ध में हों तो उन्हें केवल ताकत और सहनशक्ति की परवाह करनी होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा लड़ाई में केवल थोड़ी मदद कर सकती है और मुख्य रूप से थकान और थकावट से राहत देने के लिए उपयोग की जाती है और उपचार को आसान बनाती है। यह अधिकतर योद्धाओं और योद्धा जादूगरों के लिए उपयुक्त है। लेकिन खेती का दर्द कुछ ऐसा है जो असहनीय होगा। जब आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय कर रही है तो दर्द असहनीय होगा। उस पर विजय पाने के लिए व्यक्ति में अत्यंत उच्च इच्छाशक्ति होनी चाहिए। चिंता की एक और बात यह है कि आवश्यक संसाधनों पर बहुत अधिक खर्च आएगा। शरीर की साधना के चरण सामान्य तकनीक की साधना के चरणों के समान है, लेकिन समान स्तर तक पहुंचने में पहले वाले चरण की तुलना में 3 गुना ज्यादा खर्च आएगा। ये 2 कारण लोगों को इन तकनीकों को अपनाने से रोकते हैं। लेकिन सैम के लिए ये दोनों कारण कोई सवाल ही नहीं है। वह दर्द सह सकता है और साथ ही उसका खर्च भी वहन कर सकता है। इसलिए उसने उन्हें ब्राउज किया क्योंकि वह ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसे कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए। तीनों तकनीकों में कुछ समान मुद्राएं हैं जो समग्र शरीर को निखारने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके विशिष्ट पहलू ही अलग अलग मुद्राएं हैं। और लंबे विचार और अनिर्णय के बाद अंततः वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और उसने 3 तरीकों से खेती करने का फैसला किया। वह भुजाओं, शरीर और पैरों का विकास करेगा। वैसे भी उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसा है और वह बिना किसी चिंता के ऐसा कर सकता है। लेकिन वह एक के बाद एक पद्धति का अभ्यास करने के लिए उत्सुक नहीं है। उसे उन्हें संयोजित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। इसलिए वह प्रयोग और अनुकरण शुरू करने के लिए दूसरी मंजिल पर गया। उन्होंने अपनी एक हूबहू वर्चुअल कॉपी बनाई और शरीर पर असर देखने के लिए उस कॉपी से एक एक करके आसन करवाए। ऐसा करने के लिए उसने वर्चुअल कॉपी की त्वचा को भी गायब कर दिया। वह मांसपेशियों के तंतुओं और हड्डियों पर आसन के प्रभाव को देख सकते थे। उन्होंने दूसरी मंजिल के अंदर लगभग 10 दिन बिताए, जो कि बाहर केवल 1 दिन है। इस बार उनका शोध पहले की तुलना में आसान है, क्योंकि वह योग से परिचित थे। हालांकि वह प्रत्येक आसन से जुड़ी सांस लेने की तकनीक से परिचित नहीं है। वह इसे आसानी से समझ सकता है क्योंकि किसी विशेष मुद्रा में सांस लेने को नियंत्रित करने के कई संभावित तरीके नहीं हैं। वे सांस लेने के केवल सीमित तरीके हैं और वह परीक्षण और त्रुटि के साथ सबसे अच्छी विधि का पता लगा सकता है। और इन 10 दिनों के बाद उन्होंने सरल से लेकर बेहद जटिल योग आसनों की एक दिनचर्या बनाई जो उनके शरीर को समान रूप से परिष्कृत करेगी। तो एक नई खेती तकनीक बनाई गई। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि साधना तकनीक केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो बहुत अनुभवी और शक्तिशाली है, लेकिन सैम उस कथन को बकवास कहेगा। जहां तक उनका सवाल है, किसी भी चीज का निर्माण तर्क के साथ विश्लेषण और गणना किए गए डेटा का संकलन है। इसके लिए किसी को केवल डेटा की आवश्यकता होती है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, और उस डेटा को समझने, विश्लेषण करने और दोहराने के लिए पर्याप्त दिमाग होना चाहिए ताकि उन्हें जो चाहिए वह तैयार हो सके। सृजन में अनुभव एक बड़ी मदद है, लेकिन वह एकमात्र चीज नहीं है। तकनीक को संकलित करने के बाद सैम ने इसकी खेती शुरू कर दी। इस तकनीक में 16 आसन हैं। शरीर के सभी अंगों की वृद्धि को कवर करना। पहला, उत्कटासन, जिसे लोकप्रिय रूप से कुर्सी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दूसरे, अधोमुख आसन को अधोमुख आसन भी कहा जाता है। तीसरा, प्रसार पदोत्तानासन, जिसे वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड भी कहा जाता है। चौथा, नटराजासन, नृत्य मुद्रा का स्वामी। पांचवा, पूर्वोत्तानासन, ऊर्ध्व तख्त मुद्रा। छठा, अधोमुख संवसा, नीचे की ओर मुख किए हुए कुत्ते की मुद्रा। सातवां, बकानासन, कौवा मुद्रा। आठवां, चतुरंग दंडासन, 4 अंगों वाला स्टाफ पोज देता है। नौवां, एक हस्त वृक्षासन, एक हाथ वाला वृक्षासन। 10वां, सिरस्पदसा, सिर से पैर तक की मुद्रा। 11वां, पुंडू मयूरासन, घायल मोर मुद्रा। 12वां, गंध भेरुंदासन, विकराल मुख मुद्रा। 30वां, साइनासन, बिच्छू मुद्रा। 14वीं, कालभैरवासन, ब्रह्मांड का विनाशक मुद्रा। 15वां, तार्क्ष्वासन, हस्त खड़े होकर बिच्छू मुद्रा। 16वां, योग निद्रासन, योग निद्रा मुद्रा।
जैसे ही सैम ने एक के बाद एक आसन किए, उसे अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी कोशिकाओं में प्रवेश करती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियों के तंतु टूट रहे हैं और तीव्र तेज दर्द ने उसे अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों जीवन में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जब वह यातना प्रशिक्षण से गुजर रहे थे तब भी उन्हें इतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। जब वह एक पोज से दूसरे पोज में बदल रहा था तो उसकी हरकतें बेहद सुस्त हो गईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर बहुत तेज दबाव से दब रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वह समुद्र तल के गहरे पानी के दबाव से दबा हुआ था। कई बार उसका शरीर सहज रूप से हार मान लेना चाहता था, लेकिन वह चलता रहा। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के मूसलाधार प्रवाह के कारण मांसपेशियों के तंतु टूट रहे हैं, साथ ही वह उन तंतुओं को कई गुना घनत्व के साथ अपने आप ठीक होते हुए भी महसूस कर सकता है। बस एक सत्र के बाद उसका आध्यात्मिक केंद्र खाली हो गया और सैम ने मुंह से काला खून उगल दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे जीवन का एक नया पट्टा मिल गया हो। लेकिन दर्द कम होने के बाद सैम ने कुछ और ही बात शुरू कर दी। योग आधुनिक पृथ्वी पर बेहद लोकप्रिय और व्यापक चीज है, परंतु यह इस संसार में उच्च स्तरीय शरीर साधना थी। योग को यहाँ लाया ही कौन? ये योग तकनीकें, जिनका आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ माना जाता है, संभवतः इस रहस्यमय और शक्तिशाली दुनिया में कैसे प्रकट होती हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सैम की तरह ही कोई इस दुनिया में आया, या इस दुनिया से कोई आधुनिक धरती पर आया? उसे लगा कि इस और उस दुनिया के बीच कोई गंभीर संबंध हो सकता है। वह सोच रहा था कि यदि वास्तव में दोनों दुनियाओं के बीच कोई संबंध था तो किस कारण से दोनों दुनियाओं का संपर्क टूट गया? यदि वास्तव में कोई संबंध था तो सैम को यकीन था कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक होगा जिन्हें निश्चित रूप से यह पता होगा, भले ही इसे आम जनता से गुप्त रखा गया हो, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। तब सैम ने दूसरे ग्रहों पर अन्य प्रजातियों की खोज के बारे में सोचा। कोई नतीजा नहीं निकला। वह उस अंतर्राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थे जिसने संभवतः पाए जाने वाले हर बाहरी ग्रह पर यह खोज की थी और परिणाम अस्तित्वहीन थे। यह ऐसा था मानो पृथ्वी के लोग ही एक अलग ब्रह्मांड में अकेले हों। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके मन में एक साहसी और दूरगामी विचार प्रकट हुआ। C-197 व्यवसाय चरण का अंत। अगले महीनों तक सैम ने केवल शरीर साधना का अभ्यास किया। उसने मियाँ की साधना की गति के बारे में और अधिक चिंता नहीं की, क्योंकि वह अपने शरीर को उसकी वर्तमान साधना के समान स्तर पर विकसित करना चाहता था और फिर वह एक ही समय में दोनों तरीकों से महान क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि शरीर की खेती में सामान्य खेती की तुलना में अधिक समय लगता है और वह टावर में इसकी खेती नहीं कर सकता है। इसलिए वह केवल उस आवास में ही खेती कर सकते थे जो बाग के पीछे उनके लिए बनाया गया था। वैसे भी बिजनेस का दौर खत्म होने तक उनके पास काफी समय है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह वॉट के साथ खेती की विधि साझा करना चाहता था, लेकिन वह फिलहाल खेती नहीं करना चाहता था। वह जेके के साथ अपने बिल्ली और चूहे के खेल का आनंद ले रहा है। वहीं जेके की बात करें तो वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद और यहाँ तक कि अपने सपनों में भी उसका एकमात्र विचार यही होता था कि मुझे उस आदमी को उकसाना नहीं चाहिए था। बाकी दिन जब वॉट ने उसे जी भरकर पीटा तो उसका एक ही विचार था, मेरे पास एक कदम पीछे हटकर पीड़ा को समाप्त करने का अवसर था, लेकिन मुझे इसे फेंकना पड़ा। आखिरकार दक्षिणी स्टार शहर में आने के बाद से सैम ने उस पर कम ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब उसे लगा कि उसके दादाजी उसकी मदद कर रहे हैं तो वह पीड़ा भूल गया और वॉट के खिलाफ साजिश रची। वह अपनी मूर्खता के लिए खुद को डांटे बिना नहीं रह सका। हर दिन एक समय पर उसके मन में नौकरी छोड़ने और ब्लू फ्लेम शहर में वापस भागने के विचार आते थे, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसे नहीं जाना चाहिए। उसकी अंतरात्मा उसे कह रही है कि वह न जाए, अन्यथा उसे पछताना पड़ेगा। उनके दादाजी ने भी उन्हें सहने को कहा था, यहाँ तक कि उसने सैम और वॉट पर कोई कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं की। सैम के कारण उसे पहले ही काफी झटके लग चुके थे। वह पहले से ही थोड़ा घबराया हुआ है कि सत्ता हासिल करने के बाद सैम क्या करेगा, लेकिन सैम को ये सब पता नहीं था। वह अकेले जेके से निपटना भी नहीं चाहता था। उस लड़के के पास अपने पिता और दादा की स्थिति और शक्ति पर भरोसा करना है और उसने पहले से ही उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए उसे कुछ गंभीर सबक सिखाया है। इसलिए उन्होंने बाकी मामलों को वॉट पर छोड़ दिया। अब हर दिन नागरिक हमेशा एक शो की उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ तक कि अनुमान लगा रहे हैं कि चांदी के कपड़े पहने हुए आदमी गरीब आदमी की पिटाई करेगा। नगर रक्षक भी इसे इस तरह नजरअंदाज करने लगे मानो उन्होंने देखा ही ना हो। हालांकि पार्क के उद्घाटन के 2 महीने बाद एक अप्रत्याशित आगंतुक सैम के पास आया। वह व्यक्ति दक्षिणी सितारा शहर का एक नवजात और तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति है, जनरल मर्करी, सिटी गार्ड कमांड के प्रभारी जनरल। सैम को उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी तलाश में आएगा। सैम ने घर में उसका स्वागत किया और दोनों लिविंग रूम में बैठे। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद जनरल मुद्दे पर आए। कारीगर सैम, चूंकि आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं तो मुझे सीधे मुद्दे पर आने दीजिए। मैंने हाल ही में आपके पार्क का दौरा किया और मुझे कहना होगा कि यह एक आकर्षक अनुभव है। हालांकि मुझे इसका अनुभव नहीं मिला। स्वयं मैंने अपने बेटों के साथ उस स्थान का दौरा किया और उन दोनों ने बहुत सारी चुनौतियों में भाग लिया। दुर्भाग्य से वे केवल एक दिन ही बिता सके और उन दोनों को सैन्य सेवा में वापस जाना पड़ा। लेकिन जिस बात ने मुझे और भी अधिक प्रभावित किया वह है आपके सुरक्षा उपाय पार्क। जैसे ही उसने इस बिंदु पर बात की, सैम समझ गया कि वह क्या चाहता है, लेकिन वह चुप रहा और उसकी ओर देखता रहा। जैसा कि आप जानते हैं, भले ही बहुत सारे सिटी गार्ड हैं, लेकिन शहर इतना बड़ा है कि वे ये सब नहीं देख सकते। मेरा मानना है कि आपकी टीम के साथियों को भी इस समस्या के कारण परेशानी हुई है। इसलिए यदि आप शहर को कैप्चरिंग डिवाइस बेच सकते हैं, गार्ड कमांड जो काफी हद तक समस्या का समाधान करेगा, और हम उन्हें शहर की दीवार पर भी स्थापित कर सकते हैं ताकि संकट की स्थिति में कुछ आवारा जानवरों और घुसपैठियों से बचाव किया जा सके। सैम कहने से पहले थोड़ी देर चुप रहा। जनरल, सबसे पहले मुझे आपकी सराहना के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन एक बात है जो मुझे स्पष्ट करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि आप भी जानते हैं कि मेरे साथियों को सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सिटी गार्ड पूरी जगह को कवर करने में असमर्थ थे।
जहां तक आपको कब्जा करने वाली तोपें बेचने का सवाल है तो मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी रचनाएं ऐसे सिस्टम के हाथों में पड़े जिसमें भ्रष्ट लोग हैं जो नियमों की अनदेखी कर आसानी से दूसरों के आदेशों का पालन करेंगे। इसलिए यदि आप मेरे दोस्तों की पीड़ा में शामिल पूरे कमांड चेन को स्पष्ट कर सके तो मैं इस पर विचार करूंगा। सैम की बातें सुनकर जनरल अवाक रह गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह समझ नहीं पाया था, बल्कि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका क्या मतलब है। वह जानता है कि कुछ सिटी गार्ड कंपनी ने जनरल स्पार्क के अधीनस्थों से कुछ आदेश लिए और कुछ उम्मीदवारों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसकी ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि बिना किसी उल्लेखनीय पृष्ठभूमि वाले 3 नौसिखिए उनके ध्यान के लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पार्क में व्यवस्थाओं और तोपों को देखने के बाद उसने सैम और उसकी टीम पर नजर डाली और उसे पता चला कि वे वही थे जिन्हें शहर के गार्डों ने निशाना बनाया था। इसलिए वह सिर्फ स्थिति का उल्लेख करना चाहता था और सैम के सामने इसे खेलना चाहता था। इसे एक कारण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वह सीधे तौर पर विवाद को खत्म करना चाहता था क्योंकि क्षति गंभीर नहीं है। बेशक जनरल के लिए क्षति गंभीर नहीं है, लेकिन सैम के लिए यह उसके पन फड़फड़ाने से अलग नहीं है। जैसे ही जनरल चुप रहा, सैम ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। जनरल मर्क्री, जनरल स्पार्क की तुलना में मेरे पास आपके बारे में अच्छी धारणा है जो इतना आत्मकेंद्रित है। कम से कम मैं तो ऐसा कर सकता था। देखे कि आपके सिटी गार्ड कैसे काम कर रहे हैं। यही मेरा एकमात्र अनुरोध है। यदि आप उन्हें छांटने पर सहमत हो सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या कारण बताना चाहते हैं तो आप वहां मेरा नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझसे आकर स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत होगी। सैम ने आराम से कहा। कुछ देर सोचने के बाद जनरल सहमत हो गए। जरूर, ठीक है, चलो अब व्यापार पर चर्चा करते हैं। इस प्रतिक्रिया से जनरल आश्चर्यचकित रह गए। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तोपें हाथ लगने के बाद मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? मैं ही हूं जिसने उन्हें बनाया है और उन्हें नष्ट करना उससे भी आसान है। वैसे भी मेरे पास पहले से ही एक सूची है, इसलिए आप कुछ बलि का बकरा इस्तेमाल करने के विचार को भी त्याग सकते हैं। जनरल फिर अवाक रह गया। सैम ने जो सुना था उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला निकला। सौदे पर चर्चा करने के बाद जनरल ने संपत्ति दे दी और उस दिन के भीतर पूरे शहर में 2 खबरें फैलनी शुरू हो गईं। पहला, कई सिटी गार्ड अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और एक ही समय में उनके पदों से बाहर कर दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार के अपराध का आरोप लगाया गया था। दूसरा, सिटी गार्ड के लिए नए हथियारों का आगमन और ये वही हथियार हैं जिनका उपयोग सैम पार्क में उपद्रवियों से निपटने के लिए किया जाता है। इस खबर के बाद ड्यूक को एक और झटका लगा। इसके अलावा अगले कुछ महीनों तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ। व्यावसायिक चरण के अंत तक सैम अभी भी चरम स्तर का नौसिखिया था, लेकिन वह शरीर साधना में भी चरम चरण का नौसिखिया था। इस समय तक उसके सभी साथी महान दायरे से गुजर चुके थे। वास्तव में 20 या उससे अधिक लोगों को छोड़कर लगभग सभी 200 उम्मीदवार सफल हो गए और वह उन 20 का हिस्सा है। लेकिन वह उदास नहीं था। शरीर की खेती शुरू करने के बाद मिया ने भी अपना विकास धीमा कर दिया और हाइड्रा रक्त से ऊर्जा को धीरे धीरे बचाना शुरू कर दिया। अब वह भी लेवल 3 के चरम पर है और अब पैंथर जुड़वा उसके द्वारा स्थिति बदलने से डर रहे हैं। वह जब चाहे तब सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसने इस व्यावसायिक चरण के मूल्यांकन के बाद प्रतिस्पर्धा के अगले चरण का मूल्यांकन करने के बाद ऐसा करने का निर्णय लिया। 18 महीने की समय सीमा में अभी भी 1 सप्ताह बाकी है ताकि उसके बाद वे शाही राजधानी के लिए प्रस्थान कर सकें। कल दोनों चरणों का अंतिम मूल्यांकन होगा। सैम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बाकी टीमें तनाव में हैं। मूल्यांकन पूरा होने से पहले ही अंकों के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हो रहे हैं। अगले दिन सैम, हॉक और ड्रू इत्मीनान से मूल्यांकन स्थल पर गए। ये वही एस्टेट है जहां प्रतियोगिता की शुरुआत में सभी टीमें इकट्ठी हुई थीं। उनके पहुंचने तक लगभग सभी उम्मीदवार वहां पहुंच चुके थे और वे ड्यूक के आने का इंतजार कर रहे थे। C198 मूल्यांकन। सैम फिलिप और बाकी लोगों के साथ शामिल हो गया और उनमें से 6 ने कुछ छोटी मोटी बातचीत की। उसे पता चला कि फिलिप इस छोटी अवधि में डिप्टी बटालियन कमांडर बन गया। यह उपलब्धि ही उसे लगभग 500 अंक दिलाने के लिए पर्याप्त है। जहां तक हत्याओं के लिए अंकों की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले ही ये लड़का शांत रहता था, सैम का मानना था कि वह आश्चर्य से कम कुछ नहीं करेगा। जैक भी आत्मविश्वास से भरपूर है। व्यावसायिक चरण खत्म होने के बाद इन लोगों को कुछ गंभीर झटका लगा, क्योंकि उनके 100% लाभ से उन्हें केवल 1000 अंक मिले, जिससे उन्हें केवल 333 अंक मिले। फिलिप को अतिरिक्त 1 अंक मिला, जो कुल 334 अंक था। ये संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन ये सभी 20 टीमों में सबसे कम स्कोर में से एक था, इसलिए वे काफी निराश थे। लेकिन सैन्य चरण को केवल उनकी लड़ाई और समन्वित प्रयास की आवश्यकता थी। रेस्तरां की तुलना में यह उनके लिए उतना कठिन नहीं है। जहां तक उन्हें द्वंद्व युद्ध आदि से रोकने की बात है तो वे अधिक से अधिक किले के लिए चीजें कठिन बना सकते थे। लेकिन सैम ने सुना कि सभी महिलाओं को केवल महिला रेजिमेंट को सौंपा गया है और पुरुष सदस्यों का उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। जहां तक जैक और फिलिप का सवाल है, जिसने भी उन्हें उकसाया है, उन्हें उनका आशीर्वाद गिनना चाहिए ताकि वे उन्हें पीटे बिना छोड़ दें। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें अन्य उम्मीदवारों द्वारा बाधा पहुंचाई जाएगी और यहां तक कि रेजिमेंट कमांडर भी केवल इतनी परेशानी दे सकते हैं। कुछ मिनटों की बेकार बातचीत के बाद ड्यूक और जनरल स्पार्क मंच पर आए। उसके बाद डिप्टी जनरल और 10 रेजिमेंट कमांडर आए। ऐसा लगता है कि सभी रेजिमेंट कमांडरों ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले ली है। ड्यूक के आते ही सभी लोग सावधान होकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। खैर 3 लोगों को छोड़कर सभी ने। सैम बस अपनी जेबों में हाथ डालकर लापरवाही से खड़ा रहा और ड्यूक की ओर उदासीनता से देखा। ये देखिए, फिलिप और जैक जो झुकने वाले थे, उन्होंने भी अपनी हरकतें रोक दी और ड्यूक और सैम की ओर देखा जैसे उन्होंने आंख से संपर्क किया था। इस बात को बाकी प्रत्याशियों और मंच पर मौजूद लोगों ने भी नोटिस किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार यह उनके बोलने की जगह नहीं है।
यदि सैम के व्यवहार में कोई समस्या है तो ड्यूक इसे उसके साथ उठा सकता है। यदि वे हस्तक्षेप करते हैं तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा यदि ड्यूक स्वयं असहज महसूस करता है। उनके खड़े होने के बाद ड्यूक ने सभी उम्मीदवारों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज प्रतियोगिता के 2 चरणों का समापन हो गया है। यहाँ सभी उम्मीदवारों ने युद्ध क्षेत्र की अराजकता और व्यवसायिक क्षेत्र की मेहनत में भाग लिया। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस अनुभव से कुछ सीखा है और अपनी पूरी क्षमता का एहसास किया है। लेकिन दुर्भाग्य से आप सभी को अगले चरण में पदोन्नत नहीं किया जा सकेगा और आप में से अधिकांश को हटा दिया जाएगा। मुझे आशा है कि जो लोग हटाए जाने वाले हैं वे निराश नहीं होंगे और साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जो भी एलिमिनेट होने वाला है उसे साउदर्न स्टार अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा और सीधे विशिष्ट शाखा में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ रुकते ही अभ्यर्थियों ने जोरदार तालियां बजाईं। कई अभ्यर्थी जो कुछ देर पहले बेहद तनाव में थे अब थोड़ा निश्चिंत थे। वे अधिकतर अन्य मार्किस प्रदेशों के लोग हैं और वह भी सामान्य लोग। वे सबसे अधिक प्रयास से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और यदि वे बाहर हो जाते हैं, जिसकी उनके घटित होने की बहुत अधिक संभावना थी, और बिना किसी रिटर्न के रह जाते हैं तो वे वास्तव में निराश हो जाएंगे। यही मुख्य प्रेरणा है जो उन्हें आगे बढ़ा रही है। अब जब उन्होंने सुना कि उन्हें दक्षिणी स्टार अकादमी में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें प्रवेश के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तो उनकी चिंताएं काफी हद तक कम हो गईं। दक्षिणी स्टार की 2 टीमों के उम्मीदवार, विभिन्न अन्य टीमों के कुछ उम्मीदवार जो केवल प्रतियोगिता के अगले चरण में रुचि रखते हैं और महत्वाकांक्षा से जल रहे हैं, और सैम जैसे लोग जो जानते थे कि वे निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे। इन लोगों को इस प्रवेश प्रस्ताव की कोई परवाह नहीं थी। कुछ और पाखंडी बुद्धिमान शब्दों और वादों के बाद ड्यूक अंततः मुद्दे पर आया। अब उम्मीदवारों को एक्सचेंज पॉइंट पर जाना होगा और वहां अपने अंक एकत्र करने होंगे और साथ ही उन्हें आपस में बांटना होगा। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक टीम के पास एक अलग कमरे में एक एक्सचेंज पॉइंट होगा और आपके पास अपने अंक आपस में बांटने के लिए 1 घंटे का समय होगा। इसके बाद रैंकिंग की घोषणा की जाएगी। तो अब जाएं और अपने निर्धारित विनिमय बिंदु पर अपने अंक एकत्र करें। सभी अभ्यर्थी भागने लगे। सैम और उनकी टीम अपने निर्धारित विनिमय बिंदु पर गए। जब टीम के सदस्यों ने अपने नए अर्जित अंक देखे तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे कुछ देर के लिए सांस लेना ही भूल गए। सैम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो शांत है। उन्होंने उदारतापूर्वक टीम के साथियों को कुछ अंक हस्तांतरित किए, लेकिन उन्होंने समान रूप से साझा नहीं किया। उन्होंने उन्हें उनके प्रयासों के आधार पर अलग अलग वितरित किया। हॉक, ड्रू और केली को कम अंक मिले। भले ही वे उन 6 में से सभी उम्मीदवारों में सबसे कम न हो, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। परंतु उन्होंने शिकायत नहीं की क्योंकि वे समझ गए थे कि उन्होंने क्या किया है। केली केवल रेस्तरां में रसोई में उनकी मदद कर सकती थी। फिलिप और जैक के बीच जिन सभी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, वे उसकी लीग से बाहर थीं और उसके पास पर्याप्त बिजनेस सी मैन नहीं थे। केवल उन्हीं से उसे अपनी योग्यता का स्तर समझ में आया। ये जगह उसके लिए बहुत बड़ी है। हॉक और ड्रू केवल व्यावसायिक चरण में सैम के अधीन कर्मचारी बने, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि व्यवसाय चरण अधिक अंक प्राप्त करने का स्थान है। आखिरकार सैन्य चरण सीमित अवसर प्रदान करता है क्योंकि उन्हें बाकी सेना के साथ हत्या के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। सैम के बैच में एक व्यक्ति को जो 900 अंक मिले वह वास्तव में बहुत बढ़िया है। हॉक और ड्रू उस स्तर पर नहीं है। उन्हें भी उन्नति की अधिक आशा नहीं थी। वे दक्षिणी स्टार में प्रवेश से संतुष्ट हैं। फिलिप और जैक ने भले ही व्यावसायिक चरण में अधिक अंक नहीं बनाए, उनके सैन्य अंक स्वाभाविक रूप से उच्च हैं। जब सैम ने उनकी बातों को देखा तो वह काफी चौंक गया और उसे लगा कि वे वास्तव में पूरी तरह से सफल हो गए हैं। इतने सारे अंक हासिल करने के लिए उन्होंने अकेले ही पूरी बटालियन को मार डाला होगा। 1 घंटे बाद सभी लोग फिर इकट्ठा हुए तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। ड्यूक ने अपना गला साफ किया और गंभीर स्वर में कहा, मैं शीर्ष 50 सदस्यों का खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन आप में से बाकी को हटा दिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे सभी प्रत्याशियों के होश उड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहुमत का सफाया इतना बड़ा होगा। ड्यूक ने एक ही कट में उनमें से 3/4 को हटा दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यवहार किया मानो उन्होंने उनके भाव देखे ही नहीं और धीरे धीरे नतीजों की घोषणा करते हुए बोले, 50 रैंक हॉक 650 अंक, रैंक 39 जेके 652 अंक, रैंक 48 ब्लू फायर 653 अंक, डॉट 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 डॉट, रैंक 10 जोश कार्टन 1700 अंक, रैंक 9 जिनेन 1756 अंक, रैंक 8 अमांडा सिल्वर 1795 अंक, रैंक 7 सिल्विया तोश 1803 अंक, रैंक 6 अकेन जॉय 1825 अंक, रैंक 5 ट्रेवर 2015 अंक, रैंक 4 जैक 2486 अंक, रैंक 3 फिलिप 2984 अंक, रैंक 2 निकोलस कार्टन 3483 अंक, रैंक 1 ड्यूक थोड़ा रुके जब उन्होंने उन उम्मीदवारों को देखा जो पहले से ही चर्चा में थे। उनकी नजर अपने सबसे छोटे लेकिन सबसे सक्षम बेटे निकोलस पर पड़ी, जिसका चेहरा भ्रम और जिज्ञासा से भरा था। यहाँ कई लोगों ने सोचा कि निकोलस पहले स्थान पर रहने वाले हैं और उसके बाद ट्रेवर हैं, जो पहले सैन्य चरण में 900 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। वह लड़का भी निकोलस की टीम से है, लेकिन 3 काले घोड़े हैं और उनमें से 2 ने ट्रेवर को दूसरे स्थान से 5वें स्थान पर फेंक दिया और तीसरे ने तो निकोलस को पहले से दूसरे स्थान पर फेंक दिया। घोषणा करने से पहले ड्यूक ने थोड़ा पानी पिया। रैंक 1 सैम 36,307 अंक। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले सब चुप हो गए। ये पिन ड्रॉप साइलेंस वाक्यांश का मानक उदाहरण था और अगले ही पल पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। क्या मैंने सही सुना? मुझे लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। उन संख्याओं में क्या है? वे 5 अंक क्यों हैं? कोई इतने सारे अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सभी आवाजें उन अभ्यर्थियों की हैं जो सैम के बैच से नहीं है, लेकिन सैम के बैच के अभ्यर्थियों की आवाजें अलग अलग हैं। धिक्कार है, उस आदमी को शुरू में बहुत दबाया गया था, लेकिन अब इसे देखो। हाँ, मैंने सोचा था कि इस आदमी को बर्बाद कर दिया गया था क्योंकि उसे नेतृत्व करने के लिए एक अलग बटालियन सौंपी गई थी, लेकिन उन सैनिकों ने न केवल हमारी गांड मारी बल्कि उन्होंने उसे इतने अंक भी दिलाए। हाँ, वह सैम पार्क।
हालांकि मुझे पता है कि वह मुनाफा कमाएगा, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना कमाएगा, शायद हमें उसके साथ साझेदारी करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इतने अंक हासिल करना असंभव है। मैं इस आदमी को जानता हूँ, वह कारीगर है। शायद गुप्त रूप से कुछ हुआ होगा। क्या इसमें आर्टिसन टावर का कोई हाथ है? उनके शब्द इतने अधिक अपमानजनक हो गए कि ड्यूक निःशब्द हो गया। C199 फाइनल राउंड। घोषणा समाप्त हो गई थी और न ही ड्यूक या सैम ने उम्मीदवारों को खुद को समझाने की जहमत उठाई। रैंकिंग की घोषणा करने के बाद ड्यूक ने फिर से उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम जारी रखा। मैंने जिन 50 लोगों के नामों की घोषणा की है उन्हें अगले दौर में पदोन्नत किया गया है। जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया वे सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन ड्यूक के अगले शब्दों ने उनका उत्साह फिर से कम कर दिया। तो अब हम अगले राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। केवल 10 लोग ही होंगे जो अगले राउंड को पास करेंगे और बाकी 40 भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, क्योंकि अगला राउंड आज यहीं अभी आयोजित होने वाला है। दर्शक चुप हो गए। उन्हें घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। 10 मिनट बाद 50 उम्मीदवार उसी संपत्ति के मैदान में इकट्ठे हुए, जबकि हटाए गए 150 उम्मीदवारों ने दर्शकों के रूप में सीट ली। ड्यूक, जनरल स्पार्क, रेजिमेंट कमांडरों और बाद में आए जनरल मर्करी के साथ अगले दौर की निगरानी के लिए विशेष देखने के मंच पर बैठ गए। दक्षिणी सितारा शहर में प्रतियोगिता का अंतिम दौर अब होगा और ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में रॉयल रंबल द्वारा आपके 50 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बचे हुए अंतिम 10 उम्मीदवार कल दूसरे चरण में अपनी रैंकिंग तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो पहले दौर के लिए पूरा मैदान आपकी लड़ाई का मैदान है। मंच का परिवेश, मैदान और दर्शकों को अलग करने वाली बाधा से परे कुछ भी सीमा से बाहर है और मैदान के भीतर आप कुछ भी कर सकते हैं। पहला राउंड तभी समाप्त होगा जब 10 लोग खड़े रह जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता है या बेहोश हो जाता है, मैदान छोड़ देता है या मर जाता है तो उसे हरा हुआ और समाप्त माना जाएगा। इस बिंदु तक बोलते हुए उनकी आवाज अभी भी हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उम्मीदवारों को ऐसा महसूस नहीं हुआ। मृत्यु का उल्लेख करने का अर्थ है युद्ध में हत्या वर्जित नहीं है। इससे उन्हें ठंड का एहसास हुआ। सिर्फ निकोलस उत्साहित भाव दिखा रहे हैं, वह युद्ध के लिए मर रहा है। ड्यूक ने अभ्यर्थियों की ओर व्यापक दृष्टि से देखा और उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने का जरा भी समय दिए बिना जोर से कहा, शुरू करना। अभ्यर्थी थोड़ा सहम गए और फिर तुरंत होश में आए। एक शख्स ने तो पहला वार अपने सामने खड़े शख्स पर ही कर दिया। सैम आखिरी पंक्ति में है, लेकिन उसने तुरंत किसी पर हमला नहीं किया। और वह ऐसा करने वाले अकेले नहीं है। शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने एक कदम पीछे ले लिया और कोई आपत्तिजनक कार्रवाई नहीं की। जैसे ही सैम आसपास का निरीक्षण कर रहा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह चकमा देकर एक ओर चला गया। एक खंजर उस स्थान पर हवा में मारा गया जहां वह पहले था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उसे उदासीनता से देख रहा था। आप यहाँ के सभी लोगों में सबसे कमजोर हैं, तो रहने की जहमत क्यों उठाएं? बेहतर होगा कि आप अभी आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आप इससे बच नहीं पाएंगे। सैम ने फिर इधर उधर देखा तो पाया कि कई लोग उसकी ओर देख रहे हैं। वे सभी पहले सैम को नीचे गिराना चाहते हैं। वे शायद कह सकते हैं कि वह सबसे कमजोर है और उसे भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे पहले उसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वे उसकी बातों से ईर्ष्या करते हैं। वे सैन्य और व्यावसायिक चरण में इतने सारे अंक प्राप्त करने के बाद भी पहले बाहर होने के उसके दुख का आनंद लेना चाहते हैं। इन लोगों में एक घिनौना गुण है जो लगभग सभी इंसानों में छिपा होता है, शार्डेनफ्रूट। सैम ने उस आदमी को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और अपनी जेबों में हाथ डालकर वहीं खड़ा रहा। उनकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। जिस व्यक्ति ने सैम पर हमला किया वह सैम की लापरवाही के कारण थोड़ा नाराज था। उसने तुरंत हाथ हिलाया और वह एक अंधेरी छाया में धुंधला हो गया। ये लड़का एक डार्क एलिमेंट उपयोग करता है और वह भी उसका डार्क एलिमेंट छाया प्रकार का है। आखिरकार सभी डार्क एलिमेंट उपयोगकर्ता एक जैसे नहीं होते हैं और शुद्ध डार्क एलिमेंट दुर्लभ है। शुद्ध प्रकाश तत्व भी दुर्लभ है, परंतु चूंकि प्रकाश तत्व को इस संसार ने युद्ध में उपयोगी नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस पर अधिक शोध नहीं किया। सैम ने देखा कि वह आदमी हाथों में खंजर लेकर एक छाया से दूसरी छाया की ओर जा रहा था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आसपास के लोगों और वस्तुओं की छाया को स्थानांतरण बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा है। साथ ही उसने सैम पर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सैम को इन लोगों की युद्ध शैली का पता चल गया। वह एक हत्यारा है, वह एक योद्धा जादूगर भी नहीं है, वह केवल एक जादूगर है, लेकिन मानदंडों ने उसके छाया तत्व को बहुमुखी प्रतिभा के साथ उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उसके पास कई हमले नहीं है। किसी व्यक्ति को मारने के लिए वह बस छिपकर हमला कर सकता था, लेकिन अगर वह एक मौका चूक गया तो दोबारा हमला करना मुश्किल होगा। सैम ने यह भी अनुमान लगाया कि यह लड़का लगातार केवल इसलिए हमला करता है क्योंकि सैम एक नौसिखिया है। यदि प्रतिद्वंद्वी एक महान क्षेत्र का कृषक होता तो वह पीछे हट जाता। उनके आसपास के कुछ लोग लड़ाई देख रहे हैं, वे सैम को खत्म होते देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हत्यारा बड़ी फुर्ती और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वह सैम पर बिल्कुल भी वार करने में सक्षम नहीं था। सैम ने अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकाला, लेकिन वह चकमा देता रहा। वह हवा की तरह हल्का और लचीला है। वह हर खंजर के वार से बचते हुए बड़ी फुर्ती से आगे बढ़े और मुख्य बात यह है कि उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भी इकाई का उपयोग नहीं किया। वह केवल अपने शरीर का उपयोग कर रहा है। उसे लगा कि चूंकि उसे वैसे भी लड़ना है तो वह कम से कम अपनी नई खेती के परिणामों का परीक्षण तो कर ही सकता है। तो पहली परीक्षा चपलता और सहनशक्ति है। जैसे जैसे सैम बिना पसीना बहाए खंजर के हमलों से बचते हुए अपनी जेब से हाथ निकाले बिना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहा था, आसपास के उम्मीदवारों की उसकी लड़ाई में रुचि और अधिक बढ़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम इतनी देर तक टिक पाएगा, लेकिन उसकी सहनशक्ति उस पर हमला करने वाले महान जादूगर से भी बेहतर है। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन सैम के विचार अलग हैं। वे दया के विचार हैं और वे उम्मीदवारों या हमलावर के लिए नहीं है, ये हमलावर के छाया तत्व के लिए है। सैम को लगा कि यह आदमी सचमुच गधा है जो चंदन की खुशबू की सराहना नहीं कर सकता।
छाया तत्व उस पर पूरी तरह बर्बाद हो गया है, इसलिए वह अब इस आदमी का मनोरंजन नहीं करना चाहता था। इस बार सैम सिर्फ चकमा नहीं दिया, वह हमले से बच गया और हमलावर के जबड़े पर एक लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। इससे पहले कि आसपास के लोग प्रतिक्रिया देते, भीड़ में से किसी ने सबका ध्यान खींचते हुए चिल्लाया, हर कोई, यदि आप सभी शुरू से ही एक दूसरे से लड़ते हैं तो शीर्ष 10 उम्मीदवार हमसे ऊपर बढ़त हासिल कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम एक साथ हाथ मिलाएं और ये तय करने से पहले उन्हें खत्म करें कि हम में से कौन उन 10 स्थानों को प्राप्त कर सकता है। जो चिल्लाया वह उन महान बच्चों में से एक था जो शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सका। पूरा समूह चर्चा करने लगा, सोचने लगा, लेकिन केवल कुछ देर के लिए 3 सेकंड के भीतर एक एक करके सभी सुझावों से सहमत हो गए। शीर्ष 10 उम्मीदवार थोड़े चौंके हुए हैं। खैर, उनमें से सभी नहीं। निकोलस सभी लोगों में से सबसे अधिक प्रसन्न होंगे और इसमें वह कुलीन बच्चा भी शामिल है जो इस गठबंधन का प्रस्ताव देने के लिए आगे आया था। शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने मंच की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया ताकि वे एक साथ रह सकें। यदि लोगों का एक समूह अपने भीतर के कुछ लोगों को बहिष्कृत कर देता है तो वे अनजाने में एक और समूह बना लेंगे। सैम जो मंच के सबसे करीब है वह चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था ताकि हमलावरों से निपटने के लिए उसे अपने चारों ओर अधिक जगह मिल सके। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाकी 9 भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। जैक और फिलिप शुरुआत करने वाले हैं। जैसे ही वे सभी मंच पर चढ़े, बाकी सदस्यों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया और सैम ने देखा कि जिस नेक बच्चे ने इसे उकसाया था वह धीरे धीरे भीड़ के पीछे की ओर चुपचाप जा रहा है। यह आदमी एक धूर्त लोमड़ी है, वह सिर्फ शीर्ष उम्मीदवारों को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन सैम को आश्चर्य इस बात से हुआ कि दोनों भाई जेके और ब्लू फायर भी ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल उनमें से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि बाकी भीड़ आगे बढ़ रही है। सैम के अलावा निकोलस ने पहले ही अपना भला निकाल लिया था। उसकी स्तर 3 महान जादू का आभा पूरी तरह से जारी हो गई थी क्योंकि बाकी शीर्ष 10 ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सैम ने अपने आसपास मौजूद भीड़ की मूर्खता पर अपना सिर हिलाया। वे बस वध होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये लोग संभ्रांत लोग हैं, लेकिन शीर्ष 10 के लिए 3 के खिलाफ 1 से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगले ही पल मारपीट शुरू हो गई। सैम ने एक डंडा निकाला और लड़ना भी शुरू कर दिया। उन्होंने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने से खुद को प्रतिबंधित किया। वह 2 लोगों का सामना कर रहा है और जैक, जो कि ग्रेट मैच लेवल 1 पर है, मैदान पर दूसरे सबसे निचले साधना चरण में है, उसे भी 2 लोग मिले। जेके, ब्लू फायर और भड़काने वाले ने एक भी कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। वे शेष भीड़ को धोखा देने के लिए बस कुछ सती मंत्र और चालें बना रहे हैं। जब सैम 2 उम्मीदवारों के साथ काम कर रहा था तो उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत लड़ने की शैली बदल दी। उसकी सुविधा के लिए उनमें से 2 योद्धा हैं और उनमें से एक महान क्षेत्र स्तर 1 का कृषक है। सैम ने अपने वायु तत्व का उपयोग किया और अपने कर्मचारियों की जोरदार चाल के साथ प्रत्येक हमले की पूंछ की हवा काफी क्रूर थी और सैम ने अतिरिक्त तीक्ष्णता के साथ ये हर चाल के साथ प्रतिद्वंद्वी की सतह की त्वचा को छिद्रित कर दिया, जिससे कुछ मांसपेशी फाइबर उजागर हो गए। अगली 10 चालों के भीतर वे पहले से ही खराब स्थिति में हैं और यहाँ तक कि पीछे हटने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। लेकिन सैम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और उन्हें एक नकली युद्ध करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि उसने एक ही हाथ से अपने डंडे का इस्तेमाल किया था। 10 सेकंड के बाद उसने एक कांच का कैप्सूल एक व्यक्ति पर फेंका जो नीली आग के ठीक बगल में था और एक छोटी नीली ज्वलंत गेंद उस व्यक्ति पर लगी। आपके साथ क्या गलत हुआ है? वह व्यक्ति जो नीली लौ की चपेट में आ गया था वह नीली आग की ओर मुड़ गया जिसने अभी अभी एक आग का गोला बनाया था। उस नीले रंग के आग के गोले ने साक्ष्य को अकाट्य बना दिया। ब्लू फायर को नहीं पता था कि क्या हुआ और वह प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थी। उस आदमी ने खाली भाव से देखा और झुंझला कर कहा, देखो अगली बार तुम कहाँ मारोगे। वह एक तीरंदाज है और भीड़ को कवर करने में व्यस्त है, इसलिए उसने ये सोचकर ब्लू फायर को अकेला छोड़ दिया कि यह एक दुर्घटना थी और चून की नुकसान कम था, इसलिए हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। C200 भीड़ की लड़ाई। इस बीच सैम के विपरीत 2 विरोधियों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। वे बस भागना चाहते हैं या आत्मसमर्पण भी करना चाहते हैं, लेकिन सैम उन्हें शांति का एक क्षण भी नहीं देने दे रहा है। यदि उसने उन्हें 1 सेकंड का समय दिया तो वे छोड़ देंगे, लेकिन सैम उन्हें जाने नहीं देना चाहता। वह जो करेगा उसके लिए वे एकदम सही कवर हैं। मीथेन की लौ से पहले लक्ष्य पर प्रहार करने के बाद सैम ने भीड़ को करीब से देखा और जब उसे सही समय मिला तो उसने एक और कैप्सूल फेंका। ये कैप्सूल कुछ सामान्य तरल नमूने रखने के लिए बनाया गया है और वे मीथेन की लौ को झेलने में असमर्थ हैं और गैस के संपीड़न के कारण फट गए। हालांकि उस अराजक समय में कांच के टूटने की आवाज नगण्य है। इस बार सैम का लक्ष्य नहीं बदला, लेकिन लौ की मात्रा बढ़ गई। हालांकि यह इतनी बड़ी नहीं है कि कोई नुकसान हो। उस आदमी ने ब्लू फायर को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वह अंदर ही अंदर कोस रहा था कि कैसे इस आदमी के पास बुनियादी नियंत्रण भी नहीं था और फिर भी वह शीर्ष 50 में पहुंच गया। सैम मुस्कुराया और उपद्रव जारी रखा। तीसरी, चौथी और 5वीं बार सैम ने ब्लू फायर के आसपास अलग अलग टारगेट चुने। इस समय तक बड़े शॉट्स ने देखा कि सैम कुछ कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह ये कैसे कर रहा था। 3 मिनट के भीतर सैम ने लगभग 6 सदस्यों पर बिना किसी उम्मीदवार के ध्यान दिए बार बार हमला किया और अब वह आखिरी शॉट लगा रहा था और इस बार उसने पहला निशाना लगाया और हमला अच्छा था। इस बार लक्ष्य निष्क्रिय नहीं रहा क्योंकि हमले से कुछ क्षति हुई। वह क्रोधित हो गया और उसने चिल्लाते हुए अपना धनुष नीली अग्नि की ओर कर दिया। पंक, मैंने सोचा था कि ये दुर्घटना थी, लेकिन अब मुझे यकीन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपचाप हमला करने की? उसका तीर हवा में उछल गया और लगभग टकराने ही वाला था, लेकिन ब्लू फायर ने उसे टाल दिया और हमलावर की ओर देखा। आपका क्या मतलब है छुपकर हमला करना? आप ही हैं जिसने सबसे पहले हमला किया। उसने तुरंत आग का गोला दागा, लेकिन तीरंदाज चकमा खा गया और आग का गोला दूसरे व्यक्ति को जा लगा और यह व्यक्ति उन लोगों में से एक था जिसे सैम ने निशाना बनाया था, जिससे यह व्यक्ति भी मैदान में शामिल हो गया। देखते ही देखते स्थिति अफरा तफरी मच गई।
जेके, जो ब्लू फायर का भाई है, ने शुरुआत में उससे चिपके रहने की कोशिश की और बाद में उसे भी लड़ाई में खींच लिया गया। अब 15 से अधिक सदस्य भीड़ की लड़ाई में हैं, जबकि शीर्ष 10 के साथ सीधे टकराव में रहने वाले प्रतिद्वंद्वी भी या तो समाप्त हो गए हैं या भीड़ में शामिल हो गए हैं। सैम ने पागलों की तरह लड़ रहे उम्मीदवारों के समूह को मुस्कुराहट के साथ देखा। उनके लिए केवल 3 मिनट और कांच और कुछ मीथेन से बने लगभग 12 कैप्सूल थे, न केवल गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए बल्कि उन्हें खुद से लड़ने के लिए भी मजबूर किया। इन लोगों की विशिष्ट भीड़ मानसिकता होती है, इन्हें सेकंडों में नियंत्रित किया जा सकता है और इस दुनिया में अधिकांश लोगों में ये गुण होता है। अचानक शीर्ष 10 में से 8 के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वे वहीं खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस समय उकसाने वाला अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मंच पर आए और 10वें रैंक वाले व्यक्ति से झगड़ा करने लगे। जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, समूह शांत होने लगा क्योंकि उनमें से कुछ समाप्त हो गए और कुछ समाप्त हो गए। इस समय सैम ने अपनी चाल चली, क्योंकि वह दक्षिणी सितारा शहर से दूर जा रहा था। जेके ने अपना समय पूरा कर लिया। अब समय आ गया है कि वह इस पर रोक लगाए। वह मंच से कूद गया और जेके के पेट में लात मारी। वह समूह से बाहर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। जनरल स्पार्क अपनी सीट पर तनावग्रस्त हो गए। सैम ने जेके की ओर उदासीनता से देखा और इत्मीनान से उसकी ओर चल दिया। जेके ने सैम की ओर याचना भरी निगाहों से देखा और कहा, सैम, क्या हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और जो बीत गया उसे भूल जाने दे सकते हैं? मैं पिछले 8 महीनों से पीड़ित हूं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी मुझे किसी की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। मैंने जो कुछ किया वह कुछ लोगों के साथ मिलकर आप पर हमला कर रहा था। मुझे अपनी गलती पता है, क्या आप कृपया मुझे माफ कर सकते हैं? सैम ने सिर हिलाया। तुम्हें माफ कर दो। अगर तुमने अभी अभी सबक सीखा होता तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अपने दादाजी से मिलने के बाद तुम 2-4 हो गए हो और यहाँ तक कि मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत भी कर ली। तुम्हें पता है सबसे खराब हिस्सा क्या है? लोगों को घसीटना इसमें मेरे चारों ओर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने वॉट पर डिजाइन बनाने की हिम्मत कैसे की? सैम की आवाज और भी ठंडी होती गई। वह किसी के साथ व्यवहार करते समय ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन केवल शब्द ही उसका वांछित प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अपने शब्दों के साथ वह जेके को कुछ तथ्यों को स्वीकार करना चाहता है जिन्हें वह अपने दिल में नकारता रहा। उसने जारी रखा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जेके? जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम्हारे पास सब कुछ था, धन दौलत, अभाव, तुम्हारे पिता का रुतबा और सुरक्षा, तुम्हारे दादा का अनुचित स्नेह और लाड़ प्यार। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुमने वह सब खो दिया है? नहीं, मुझे कहना चाहिए, अब आपको कैसा लगता है कि मैंने वह सब नष्ट कर दिया? जैसे ही मैंने ब्लू फ्लेम शहर में प्रवेश किया, मैंने आपकी कमीनों को नष्ट कर दिया। व्यवसाय खोलते ही मैंने तुम्हारा धन नष्ट कर दिया। जैसे ही मैं तुम्हारे पिता से मिला, मैंने उनका समर्थन नष्ट कर दिया। और अंततः जब मैंने तुम्हारे दादाजी से निपटा तो तुम्हें लगभग त्याग दिया गया। तुम्हें सब कुछ खोकर कैसा महसूस हो रहा है? जेके को महसूस हुआ कि उसका सिर दर्द से फट रहा है। वह निराशा में पूरी तरह डूब चुका था। वह खुद से पूछ रहा है, अब मेरे पास क्या है? मैं क्या आशा कर सकता हूँ? अगर सैम मेरा पीछा करे तो क्या मैं बच भी सकूंगा? क्या मेरे पिता भी मुझे बचा सकते हैं? क्या मेरे दादाजी मेरी रक्षा कर सकते हैं? इस तरह के तमाम सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे। सैम नीचे बैठ गया और उसने अपना हाथ जेके के सिर पर रख दिया, जो अब कमजोर होकर जमीन पर बैठा था। उसने जेके को अपना सिर उठाने के लिए मजबूर किया और उसे सीधे उसकी आंखों में देखने को कहा। उसने अपने खून खराबे और हत्या के इरादे को पूरी तरह उजागर कर दिया। उनकी आभा संहार के देवता के समान है। यह ऐसा था मानो वह खून के समुद्र में तैर गया हो। जेके को घुटन महसूस हुई और वह अचेतन स्थिति में चला गया और उसने सैम के शब्दों को अपने कानों में गूंजते हुए सुना। जेके, तुम कूड़े का एक निराशाजनक टुकड़ा हो। तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हें छोड़ दिया गया है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो सके अपना कहा जाता है, कोई भी जिसे आपका कहा जा सकता है और कहीं भी जिसे आपका कहा जा सकता है। आपके पास केवल आपका दयनीय स्वत्व है। जैसे ही सैम ने ये कहा, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की और इसे जेके के शरीर में प्रवेश करने दिया। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, जनरल स्पार्क तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और चिल्लाए, सैम, नो। सैम ने जनरल की ओर रुखाई से और बुरी मुस्कान के साथ देखा, लेकिन फिर भी वह जो कर रहा था उसे नहीं रोका और एक झटके में आध्यात्मिक कोर टूट गया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, लेकिन एक गहरी दरार छोड़ दी जिसे ठीक करना लगभग असंभव है। उसने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह जेके को अधिक से अधिक निराशा का अनुभव कराना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना भी महत्वहीन क्यों न हो, उसे और उसके दोस्त को निशाना बनाने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। जैसे ही सैम खड़ा हुआ, एक बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा तरंग ने उस पर प्रहार किया। वह जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून बहने लगा। जनरल स्पार्क अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपनी ऊर्जा तरंग छोड़ दी, जिससे वह घायल हो गया। उनके स्तरों में इतना अंतर था। सैम ने खून पोंछा और बेहद ठंडी निगाहों से जनरल की ओर देखा। अगर उसका बस चलता तो वह अभी जनरल को मार डालता, और अगर वह ठीक से योजना बनाए तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। सैम कमजोर होकर खड़ा हो गया और एक सेकंड के लिए जनरल की ओर देखा। बूढ़ा व्यक्ति अपने होश में आया और शांत होने के लिए गहरी सांस ली, और यह ज्यादातर ड्यूक के दमन के कारण था। सैम जेके की ओर बढ़ा और उसे एक लात मारी, जिससे उसकी छाती की लगभग सभी हड्डियां टूट गई, लेकिन फिर भी वह उसे जनरल के पैरों के पास भेज दिया। फिर बिना कुछ बोले वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि एक छोटी तलवार वाले व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। सैम हमले से बाल बाल बच गया, लेकिन उसके गाल पर अभी भी चोट लगी हुई थी और उसे घाव पर सुन्न करने वाला दर्द महसूस हुआ। तलवार से कटने के कारण नहीं, बल्कि यह किसी विदेशी पदार्थ के प्रवेश के कारण हुआ था। वह आश्चर्यचकित था कि प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करने में सक्षम था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी और भी अधिक आश्चर्यचकित था। आप उस प्रहार से कैसे बच सकते हैं? उसने चौंककर जोर से सोचा। तभी सैम को स्ट्राइक के बारे में ख्याल आया और लगा कि ये वाकई बेहद ताकतवर है। भले ही वह चकमा देने में सक्षम हो और केवल हल्का झटका लगे, वह आसानी से बच नहीं पाएगा।
यदि कोई अन्य पीक स्टेज नोविस उसकी जगह पर होता तो उसका चेहरा आधा काट दिया गया होता। ये सब उनकी शारीरिक साधना का परिणाम था। सैम को इसका एहसास हुआ और वह क्रोधित हो गया। दूसरे पक्ष ने उसे मारने का इरादा किया। सैम को विदेशी पदार्थ की परवाह नहीं थी और वह एक कदम उठाने वाला था और उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से चली गई। उसकी मुट्ठी सुनहरी लपटों और बेहद तेज आभा वाली गर्म पूंछ वाली हवा से ढकी हुई थी और उसके शरीर की ताकत पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उन्होंने सीधे प्रतिद्वंद्वी के दिल पर निशाना साधा और इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह जुड़ जाएगा। प्रतिद्वंद्वी चकित रह गया और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। जैसे ही मुट्ठी 1 इंच दूर हुई, एक जोरदार चीख निकल गई। रुको, ड्यूक जोर से चिल्लाया, जिससे उम्मीदवार 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। सैम भी धीमा हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। लेकिन इस वक्त 2 हाथों ने उसकी बांह पकड़ ली और दूसरे हाथ ने पीछे से उसके शरीर को पकड़ लिया और सैम की हरकतों को जबरदस्ती रोक दिया। निकोलस, जिसने सैम को पीछे से पकड़ रखा था, उसे शांत करने के लिए फुसफुसाया। सैम को लेकर लड़ाई खत्म हो गई है। 40 लोग खत्म हो गए हैं। शांत हो जाए। सैम ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले ली और दोनों लोगों को दूर कर दिया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर बेरुखी से हमला किया था। वह कोई और नहीं बल्कि उकसाने वाला है। सैम ने उसे नोट किया और फिर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा था। वह रैंक 5 ट्रेवर का व्यक्ति है। बाद वाले ने भी सैम को गौर से देखा। सैम ने उकसाने वाले पर अंतिम नजर डाली और मंच पर चला गया, जहां बाकी लोग खड़े हैं। उनके इकट्ठे होने के बाद ड्यूक ने कहा, आज के लिए छुट्टी ले लो, आखिरी राउंड कल आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस हाथ हिला दिया। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता, विनाशक, निर्णायक। सैम अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्क के पीछे स्थित अपने आवास की ओर चला गया। ये घर किसी हवेली जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें सभी के रहने लायक पर्याप्त कमरे हैं। आवास पर पहुंचने के बाद सैम अपने कमरे में दाखिल हुआ और तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वयं पर निरीक्षण किया। उसने उसके गाल पर घाव देखा। सैम को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई विदेशी पदार्थ प्रवेश कर रहा है और इससे वह थोड़ा असहज हो रहा है। वह उस समय जनरल स्पार्क पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने समय रहते आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और अब उसे अपने सिस्टम में प्रवेश करने वाली हर चीज का ध्यान रखना होगा। घाव की जांच करने के बाद सैम ने देखा कि वह विदेशी पदार्थ, जिसके जहर होने की बहुत अधिक संभावना है, अभी भी उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि वह उसकी मांसपेशियों के ऊतकों में भी प्रवेश नहीं कर पाया है। कोशिका घनत्व के कारण यह अभी भी त्वचा की बाहरी परतों में प्रभावित था। लेकिन सैम ने देखा कि आसपास की त्वचा कोशिकाएं धीरे धीरे दूषित हो रही हैं। सैम के पास इस पदार्थ के लिए कोई मारक नहीं था, इसलिए वह इसे केवल शारीरिक रूप से ही हटा सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, इस सैम ने काले उल्कापिंड रेत से बना एक छोटा सा ब्लेड निकाला। यह ब्लेड उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग वह विशेष कपड़े बनाने के लिए करता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपने चेहरे पर मांस का टुकड़ा काट दिया जो पहले से ही क्षत विक्षत था। मांस के टुकड़े को जलाने के बाद उन्होंने घाव को ठीक करना शुरू कर दिया और जनरल की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंग से उन्हें लगी छोटी आंतरिक चोट भी ठीक हो गई। वह इस जनरल के प्रति रोष से भर गया। सबसे पहले वो दक्षिणी सितारा शहर छोड़ने से पहले इसे जनरल पर ले जाना चाहता था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वह कुछ दिन और इंतजार करेंगे। जैसे ही उसकी ताकत जनरल के स्तर पर पहुंचेगी, वह इस स्थान पर वापस आ जाएगा और उसे कच्ची ताकत से अभिभूत कर देगा। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वह इंतजार कर सकता है। आखिरकार जनरल भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा और अगर नौबत आए तो वह गठन कीड़ों ऊर्जा कोशिकाओं से समझौता कर उसे मार भी सकता है। इस मामले में कोई जल्दी नहीं थी। वह जनरल को भारी ताकत के नीचे दबा हुआ देखना चाहता है, लेकिन एक चीज थी जो उसे जल्दी करनी थी और वह है सफलता। जब ट्रेवर ने अपना मुक्का मारना बंद कर दिया तो सैम को लगा कि उसकी मौजूदा ताकत उसके लिए जीतना मुश्किल कर सकती है, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। सैम विशाल पिछवाड़े में गया। ड्रैगन हॉक जनजाति के साथ उनके घर को अलग करने वाली एक दीवार थी और उनके पिछवाड़े को छुपाने के लिए कई प्रकार की संरचनाएं बनाई गई हैं। सैम ने मिया, स्काई और यानवू को बाहर कर दिया। फिलहाल मिया, स्काई और यानवू जितनी बड़ी है, जो सामान्य इंसान से 6 गुना बड़ी है। बाहर आते ही हाइड्रा ने सैम की ओर झपट्टा मारा और सैम ने जितनी संभव हो सके उतनी गर्दनें फंसाकर जानवर को गले लगा लिया। उसके बाद वह एक कदम पीछे हट गया और कुछ जल तत्व आध्यात्मिक पत्थरों को निकालकर जमीन पर रख दिया। जल्द ही उसने हाथ से संकेत करना शुरू कर दिया और जादू शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से एक रूनिक आकृति निकलकर मिया की ओर चली गई और उसके शरीर से एक रूनिक आकृति निकलकर उसकी ओर चली गई। जैसे ही रूनिक आकृतियों का विलय हुआ, जंक्शन के रूप में सैम और 3 जानवर उसके साथ जुड़ गए और ऊर्जा विनिमय शुरू हो गया। इस बार मुख्य ऊर्जा स्रोत मिया है, क्योंकि वह नया अनुबंध है। वह अपने आसपास के पत्थर में जल तत्व की ऊर्जा को अवशोषित करती रही और इसे सैम तक पहुंचाना शुरू कर दिया, जबकि उसने कुछ ही मिनटों में सफलता हासिल करने की भी कोशिश की। 3 जानवर और युवक क्रमशः स्तर 4 और महान क्षेत्र में घुस गए। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आध्यात्मिक केंद्र की जांच करने लगा। इस पारदर्शी कोर में सैम ने सुनहरी रोशनी, सुनहरी लो, छोटे बवंडर के अलावा 2 नए जोड़ देखे। नई चीजों में एक पानी की बूंद है और दूसरी विभिन्न बैंगनी रंगों से भरी तरल की एक छोटी चिपचिपी गेंद है। ये है हाइड्रा का जल तत्व और विष तत्व। सैम ने पहले ही जांच कर ली है कि मिया के 9 सिरों के जहर का परीक्षण करके एक प्रकार का हाइड्रा कौन से अलग अलग जहर पैदा कर सकता है। पहला संक्षारक जहर है जो हर चीज को नष्ट कर देता है। दूसरा अर्ध संवेदनाहारी जहर है जो व्यक्ति को स्तब्ध और बेहद कम चेतना का एहसास कराता है और उसकी इंद्रियों को धुंधला कर देता है। तीसरा है माया का जहर। इससे व्यक्ति गूंगा और भ्रमित हो जाता है। यह एक नशीली दवा की तरह है जो उन्हें नशा देती है। चौथा रक्त विष है जो उनके रक्त प्रवाह को विषैला बना देता है और धीरे धीरे सभी आंतरिक अंगों को सुन्न कर देता है और अंत में उन्हें मार देता है।
इसमें केवल एक ही समस्या है क्योंकि यह धीरे धीरे काम करता है और इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता है और लंबे समय तक सेवन से इसकी घातकता बढ़ जाती है। पांचवा जहर है जो इंसान को तुरंत सुला देता है। उन्हें नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है और वे थोड़े समय के लिए गिनती के लिए नीचे रहेंगे। छठा जहर है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह जहर सीधे तौर पर निगलने पर किसी व्यक्ति पर उतना असरदार नहीं होता है, लेकिन एक बार जब वह व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देता है तो जहर असर करेगा और उन्हें कमजोर और थका देगा, साथ ही उनकी रिकवरी दर भी कमजोर हो जाएगी। सातवां जहर है लकवे का जहर। जो व्यक्ति संक्रमित था वह पूरी तरह से सचेत हो जाएगा, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि वह हिलने डुलने या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा, जिससे वे असुरक्षित हो जाएंगे। आठवें सिर में जहर नहीं है बल्कि यह सेवन के लिए उपयुक्त सिर है। हाइड्रा दुनिया का सबसे जहरीला जानवर है और यह इसे सभी प्रकार के जहरों के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी जानवर बनाता है। इसके अलावा यह आठवां सिर जानवर को किसी भी प्रकार के जहर को बाहरी रूप से उपभोग करने और शरीर के अंदर खुद को पोषित करने के लिए संग्रहित करने की अनुमति देगा और इसे अपने हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। अंतिम सिर सबसे अधिक परेशानी वाले जहरों में से एक है, प्लेग का जहर। ये जहर न केवल शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनकी जीवन शक्ति और ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आता है तो इस बात की भी अधिक संभावना है कि वे भी संक्रमित हो जाएंगे। सैम ने जानवरों के साथ टॉवर में प्रवेश किया और अपनी नई क्षमताओं को समझने के लिए कुछ अभ्यास शुरू किया। हालांकि जहर की क्षमताएं जो अत्यधिक उपयोगी हैं, उनमें एक समस्या है। संक्षारक जहर को छोड़कर जो सभी हाइड्रा में निहित है और आठवें सिर की सभी प्रकार के जहर को उपभोग करने की क्षमता को छोड़कर शेष की कुछ सीमाएं हैं। उनके द्वारा प्रकट किए जा सकने वाले जहर की मात्रा असीमित नहीं है और इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। और यह समझने में भी कुछ समय लगेगा कि मौजूदा स्टॉक खाली हो गया है या नहीं। लेकिन नकारात्मक प्रभाव उतना बुरा नहीं है क्योंकि जादू की मात्रा और जादू करने की गति जानवर के स्तर के सापेक्ष होती है, इसलिए जैसे जैसे मियाँ अपनी ताकत बढ़ाती है तो जहर भी अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। अब सैम के पास भी वह सुविधा और क्षमता है, लेकिन वह जहर के इस्तेमाल को सीधे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। ये तत्व कई उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक है और यदि यह गुप्त होता तो बेहतर काम करता। अपने टॉवर में घंटों अभ्यास करने के बाद सैम काफी संतुष्ट था। जल तत्व अपने आप में बहुमुखी है, लेकिन वह इसे मानदंडों से अधिक तरीकों से उपयोग कर सकता है। प्रशिक्षण खत्म हुआ और बचे हुए समय में उन्होंने सुबह तक अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। अगले दिन फिर मैदान में मंच समेत पूरे मैदान की मरम्मत की गई। मंच पर 10 उम्मीदवार एक दूसरे से सटे खड़े हैं। ड्यूक ने अपने स्थान से ही उन्हें संबोधित किया। आज आप रैंकिंग के लिए लड़ेंगे। आप में से हर कोई शेष सभी 9 उम्मीदवारों के साथ लड़ेगा और जो सबसे अधिक जीतेगा उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा। जो सबसे अधिक हारेगा वह अंतिम स्थान पर होगा। उस चरण के अलावा लड़ने की कोई सीमा नहीं है। लड़ाई में जो व्यक्ति मंच से बाहर होगा उसे हटा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे, होश खो दे या मर जाए तो लड़ाई रुक जाएगी। लड़ाई के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं और उस दौरान अन्य उम्मीदवारों को आपको चुनौती देने की मनाही है। सैम, चूंकि आप सबसे अधिक अंक वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपको पहले जाना होगा और आप अपना प्रतिद्वंद्वी चुनेंगे। वह अपना भाषण समाप्त कर बैठ गए। सैम को छोड़कर बाकी 9 मंच से उतर गए। सैम ने उनमें से 9 को स्कैन किया और अंततः उसकी नजर उस भड़काने वाले पर पड़ी जिसने कल उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। उन्होंने उसे इशारा किया और मंच पर आने का इशारा किया। एक रेफरी जो लड़ाई के रिकॉर्ड की घोषणा करने का प्रभारी होता है। पहली लड़ाई सैम बनाम टॉरस वैन। टॉरस एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कल केन नाम के लड़के की जगह शीर्ष 10 में प्रवेश किया। बाकी उम्मीदवार बिल्कुल नहीं बदले। वह भी एक कुलीन बच्चा है और जिस लड़के को उसने खत्म किया वह भी एक कुलीन परिवार से है। सैम ने टॉरस की ओर देखा जो मंच पर आया और उसने 2 छोटी तलवारें निकाल ली। झगड़ा करना। जैसे ही रेफरी ने ये शब्द कहे, सैम ने अपनी चाल चली। उसने अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपने दोनों प्रेत कदमों का उपयोग धुंधले रूप में किया। टॉरस के रुख में आने से पहले ही सैम ने पहले ही उस लड़के के चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे मंच पर पटक दिया। बूम! मंच थोड़ा टूट गया। वृषभ को ऐसा लगा मानो उसका मस्तिष्क उसके शरीर से बाहर आ गया हो। दर्शक दंग रह गए। सैम धीरे से नीचे बैठ गया और फुसफुसाया, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आप वही कहेंगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। अन्यथा वह थोड़ा रुका और जारी रखा, मेरा काम खत्म होने के बाद भी तुम पक्षी की तरह गाओगे। सैम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़कर तोड़ दिया। आय है! वृषभ दुख से चिल्लाया। आई एस यू। जैसे ही वह आत्मसमर्पण करने वाला था, हवा का एक छोटा सा झोंका आया और उसकी जीभ कट गई और उसके शब्द रुक गए। दर्द से कराहते हुए उसने सैम की ओर देखा। उसकी आंखें भय से फैल गईं। सैम ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो सुनना चाहता हूं उसे कहने से पहले आप कहीं नहीं जाएंगे। C202 सैम बनाम ट्रेवर। सैम ने दर्शकों को दिखाना शुरू किया कि तात्कालिक यातना क्या हो सकती है। उसने अपने अंगों को अजीब तरीकों से मोड़ना शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथों और पैरों को मोड़ने के बाद हड्डियों को सेट किया और उन्हें उसी स्थिति में ठीक करना शुरू कर दिया। वृषभ के हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए और उलझे हुए हैं। हड्डियों की अजीब सेटिंग से उसे थोड़ी सी भी हरकत से चोट लग रही है। पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं और वह अपने पेट के बल लेट गया और समझ से परे शब्दों में कराहने लगा। सैम आगे बढ़ा और टॉरस के हाथों पर थप्पड़ मारा जिससे उसे अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। वृषभ ने याचना भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार सैम ने अपना मुंह ठीक किया और उसे बोलने दिया। उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, यह मेरे पिता की योजना थी। उन्होंने कहा कि चूंकि तुम्हें जनरल स्पार्क से शिकायत है और जनरल ऐसी स्थिति में है कि वह खुद उससे निपट नहीं सकता, इसलिए वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूं ताकि हम जनरल का पक्ष ले सकें। इसीलिए मैंने आप पर कदम उठाया। मैं जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ये सुनिश्चित किया कि मुझे शीर्ष 10 में जगह मिले और फिर जब आप घायल हो गए तो मैंने आप पर कदम उठाया। मुझे खेद है, मुझे सचमुच खेद है।
उसने एक ही सांस में सब कुछ उगल दिया। वह अब इस दर्द को सहना भी नहीं चाहता था। सैम ने उसे उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा। दर्शक उसे देखते रहे क्योंकि वह कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, लेकिन वे उसकी ठंडी जानलेवा भावना को महसूस कर सकते हैं। उसने अचानक अपना पैर पीछे की ओर बढ़ाया और पूरी ताकत से लात मारकर उसका सिर वहीं कुचल दिया। दर्द की कराह और धीमी गति एक पल में बंद हो गई। सैम ने रेफरी द्वारा मैच समाप्ति के संकेत का इंतजार भी नहीं किया और शव को लात मारकर मंच से बाहर कर दिया। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस चला गया और अगले व्यक्ति का चयन करने के लिए शेष उम्मीदवारों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति वापस सामान्य हो गई और किसी व्यक्ति की हत्या का कोई निशान भी नहीं दिखा। चूंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक पद खुल गया है, अंतिम व्यक्ति जिसे कल हटा दिया गया था वह 10वां स्थान लेगा। रेफरी ने समझाया। जैसा कि उन्होंने कहा कि एकेन जॉय जिन्हें कल हटा दिया गया था, शेष उम्मीदवारों के पास आए और खड़े हो गए। सैम, क्या आप अगली चुनौती जारी रखना चाहते हैं? सैम ने सिर हिलाया और एकेन जॉय की ओर इशारा किया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देना चाहता, मेरी 9 हार को गिना जाए। मैं 10वीं रैंक से संतुष्ट हूँ। रेफरी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर सैम ने चुनौती देने के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। लड़ाई बहुत ही संक्षिप्त समय में खत्म हो गई। सैम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अभ्यर्थियों ने एक एक कर पल भर में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब के बीच उन्होंने केवल एक ही काम किया, एक कदम उठाए और एक मुक्का या किक मारे, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हो और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने से ठीक पहले रुक जाएं। फिलिप और जैक ने बिना किसी लड़ाई की परवाह किए तुरंत हार मान ली। जो उम्मीदवार उनसे हार गए वे घटनाक्रम से निराश हो गए, लेकिन वे सैम की स्पीड नहीं पकड़ सके। अंततः चुनौती देने के लिए केवल 2 लोग बचे थे, ट्रेवर और निकोलस। सैम, कैसा रहेगा यदि आप हमें पहले लड़ने का मौका दें? फिर हम आखिरी लड़ाई कर सकते हैं और हमें अब पीछे नहीं हटना होगा। निकोलस ने अचानक पूछा, जिससे सैम ने अगला व्यक्ति चुनना बंद कर दिया। सैम ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। मंच से उतरने के बाद बाकी उम्मीदवार एक एक करके मंच पर उतरे और इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी है और घमासान तेज है। सैम ने बेफिक्र होकर लड़ाइयों को देखा। सभी उम्मीदवारों में से जैक और फिलिप 6-6 जीत के साथ केवल ट्रेवर और निकोलस से हार गए। जब उनकी लड़ाई का समय आया तो फिलिप ने तौलिया फेंक दिया। शेष उम्मीदवार, उनमें से एक जोश काटन है जो ड्यूक के दूसरे बेटे हैं, जिनका जन्म उसी वर्ष निकोलस के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी मां अलग थी। वह 10 में से सबसे कम पराक्रम वाले लोगों में से एक है और वह 9वें स्थान पर है। इसके बाद 2 महिलाएं हैं, सिल्विया 8वें स्थान पर, अमांडा 7वें स्थान पर, जिनेन 6ठे स्थान पर, फिलिप 5वें स्थान पर, जैक 4थे स्थान पर। अब केवल 3 रैंक बचे हैं और 3 लोगों, निकोलस, ट्रेवर और सैम को आपस में लड़ना है। पहले आप लोग। निकोलस ने ये शब्द कहे और सैम और ट्रेवर को आपस में लड़ने देते हुए मंच से नीचे उतर गया। ट्रेवर जनरल मर्करी का बेटा है। सैम ने सोचा कि वह एक सामान्य व्यक्ति था और उसे पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था। सैन्य उपाधि उन्हें कुलीनों के समकक्ष दर्जा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें यह व्यवस्था अजीब लगी। जो रईस अपने अधिकार का उपयोग केवल अपनी भलाई के लिए करते हैं, उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो आदमी पूरे शहर के गार्ड को नियंत्रित कर रहा है और अपने काम से काम कर रहा है, उसे आम आदमी कहा जाता है। सैम ने अपना सिर हिलाया और मंच पर चढ़ गया। ट्रेवर भी आ गया। सैम ने ट्रेवर की युद्ध शैली देखी है। वह अधिकतर निष्क्रिय रहता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को पहली चाल चलने देता है। कुछ समय तक बचाव करने और दूसरे व्यक्ति की आक्रमण शैली को समझने के बाद ट्रेवर ने उन्हें एक प्रक्षेप्य हमले से मार गिराया, जिसे सैम देख नहीं पाया। वैसे भी वह जल्द ही पता लगा सकता है। सैम ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और तुरंत हमला बोल दिया। प्रारंभिक चरण के महान क्षेत्र के कृषकों के साथ उनकी गति अजेय है। ऐसे में उन्हें बाकी उम्मीदवारों पर बढ़त हासिल है। सैम ट्रेवर के बाईं ओर दिखाई दिया और एक साइड किक फेंकी। ट्रेवर की प्रतिक्रिया अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन ये पर्याप्त तेज नहीं थी। सैम की लात ट्रेवर के पेट पर लगी और वह उड़कर वापस चला गया। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। ट्रेवर ने अपनी पकड़ बनाए रखी और सतर्कता से चारों ओर देखा। वह सैम के अगले कदम का इंतजार कर रहा था और वह इंतजार ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। सैम का अगला कदम पसलियों पर मुक्का मारना था। इस बार ट्रेवर ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। उसने अपनी आंखों को भ्रमित नहीं होने दिया और बजना तारांकन। अखाड़े में हथौड़े के धातु की प्लेट से टकराने जैसी आवाज गूंजी। सैम एक कदम पीछे हट गया। ट्रेवर नहीं हिला। जिस बिंदु पर सैम का प्रहार गिरा वहां एक छोटी धातु संरचना बनी हुई थी। सैम अचानक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसकी गति बढ़ गई। वह हवा की तरह चला गया। उसके प्रेतवादित कदम और शारीरिक शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई। ट्रेवर हिट के प्रति अधिक स्तंभ की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन वह परेशान था। जैसे ही उसे लगा कि उसने सैम की गति को भांप लिया है और एक हिट का बचाव करने में कामयाब हो गया है, उसे एक वेकअप कॉल आ रही है। सैम बार बार अपनी गति बढ़ाने में कामयाब रहा। 2 मिनट की लगातार झड़पों के बाद सैम ने अपनी गति बढ़ा दी और उसका पैर सुनहरी लौ में ढक गया। इस बार उनका निशाना लीवर था। ट्रेवर को एहसास हुआ कि वह सैम के साथ नहीं रह सकता। उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिख रही थी। सैम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से देखा और वह जानता था कि यह हिट सफल नहीं होगी। बजना और वास्तव में किक कनेक्ट नहीं हुई। सैम ने एक कदम पीछे हटकर देखा कि उसके सामने क्या था। ट्रेवर एक अर्ध पारदर्शी गुंबद के अंदर खड़ा है। इसमें धात्विक लेकिन तरल जैसी चमक होती है। वास्तव में ये चिपचिपे तरल पदार्थ से बने गुंबद जैसा दिखता था। सैम एक बार फिर आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। संपर्क के बिंदु पर तरल ठोस धातु में बदल गया। उसी समय उस स्थान के पास का तरल एक धातु की कील में बदल गया और उसके चेहरे की ओर आ गया। सैम को अचानक अपने पिछले जीवन में देखी गई एक प्राचीन एनीमे याद आ गई। उस एनीमे में गारा नाम के एक पात्र ने हमला करने के लिए इसी दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया था, बल्कि इस धात्विक तरल के बजाय रेत का उपयोग किया गया था। वह स्पाइक से बच गया और पीछे हट गया। आप मेरे साथियों में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इस तकनीक का उपयोग कराया। ट्रेवर ने ये शब्द तब कहे जब उसने उस गुंबद से सैम को देखा।
सैम मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसके लिए इस आदमी पर हमला करना मुश्किल था क्योंकि इस बेहद बहुमुखी और तरल ढाल वाले फिर भी हमलावर हथियार को भेदना मुश्किल था। सैम ने कुछ दूरी बनाए रखी और फ्लेम थ्रोअर की तरह गुंबद पर सुनहरी लपटें फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें लगा कि हमला व्यर्थ है। हालांकि धातु का विस्तार हो रहा है और गुंबद पर एक कमजोर स्थान बन गया है। विस्तारित धातु ट्रेवर को हमला करने का बेहतर मौका दे रही है और वह सैम पर गर्म तरल धातु से बने प्रक्षेप्य को फेंकता रहा। सैम को उसी समय बचना होगा जब वह हमला कर रहा था। इस अंतराल में धातु अपनी गर्मी खो रही है जिसे उसने बड़ी मेहनत से बढ़ाया है और इसे उच्च तापमान तक नहीं पहुंचने दे रही है जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। सैम की मौलिक नियंत्रण क्षमता के बावजूद वह अभी भी गुंबद के एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था क्योंकि वह केवल उसी बिंदु पर गोली चला सकता था जिसका वह सामना कर रहा था और उसकी निरंतर गति के कारण एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा था। कुछ मिनटों के निरंतर प्रयास के बाद सैम ने इससे निपटने के लिए 2 तरीकों का पता लगाया। पहले तरीके के लिए केवल उसके 2 तत्वों आग और हवा की आवश्यकता होती है, हालांकि दूसरे के लिए केवल नए तत्व पानी की आवश्यकता होती है। चूंकि उसे एक मौका मिला तो उसने दूसरे के साथ जाने का फैसला किया। अभी ट्रेवर ऐसी स्थिति में है जो मंच के केंद्र के करीब है। सैम ट्रेवर से एक निश्चित दूरी पर खड़ा हुआ और अपना हाथ उठाया। उन्होंने जल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी उसके हाथ के सिरे से टकराया, एक पारदर्शी क्रिस्टल साफ पानी की डिस्क बन गई। डिस्क धीरे धीरे एक बिंदु की ओर बढ़ी जो गुंबद से कुछ फीट ऊपर है। डिस्क को जोड़ने वाले पानी का एक निशान था और सैम के हाथ ने उसे नियंत्रित किया और डिस्क को वहां स्थापित करने के बाद सूरज की रोशनी से एक प्रकाश किरण गुंबद के शिखर पर गिरी। अर्धपारदर्शी तरल धातु अत्यधिक संकेंद्रित प्रकाश किरण को पूरी तरह से बेअसर करने में सक्षम नहीं थी और ट्रेवर को आधे से अधिक हमले से गर्मी लेनी पड़ी। उसे लगा कि उसकी पूरी त्वचा जलने लगी है और उसका कवच बिखरने लगा है। उसने हमले का सामना किया और उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन जैसे ही वह गुंबद के शिखर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, सैम ने एक और हाथ उठाया और दोनों तरफ से हमला करने के लिए एक और जलती हुई मशाल शुरू कर दी। ट्रेवर को पहली बार कोसने का मन हुआ। वह 2 हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं था और देखते ही देखते गुंबद पूरी तरह ढह गया। लेकिन सैम ने इसी क्षण आक्रमण रोक दिया। ट्रेवर पहले से ही दयनीय स्थिति में था। उसकी त्वचा जल गई, उसके कपड़े राख हो गए और यहाँ तक कि उसके बाल भी जल गए। उसने आश्चर्य से सैम की ओर देखा। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मेरी हार हुई। C203 सैम बनाम निकोलस। ट्रेवर ने मंच से नीचे कदम रखा और कहने से पहले रेफरी की ओर देखा। मैं अगला मैच भी हार गया। उसका मतलब उसके और निकोलस के बीच की लड़ाई से था। वह अभी लड़ाई की स्थिति में नहीं है और उसे ठीक होने के लिए काफी समय चाहिए। निकोलस ने मंच संभाला और सैम से कहा, क्या आपको अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय चाहिए? नहीं। अच्छा। निकोलस मुस्कुराए और अपना भाला निकाल लिया। उन्होंने स्तर 3 के महान योद्धा की अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उसे इसे धीमी गति से शुरू करने के बारे में जरा भी विचार नहीं आया। वह पहले ही सैम के साथ वह गेम खेल चुका है और अब उसे बस एक पूरी लड़ाई की जरूरत है। सैम ने रीपा भी निकाला और अपनी आभा जारी की। कोई भी बता सकता है कि वह लेवल 1 महान क्षेत्र का कृषक है, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे परे है। सैम ने निकोलस की ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ अपनी पहली चाल चली। तलवार और भाला आपस में टकराए और दोनों चमकते हुए चले। सैम वास्तव में आश्चर्यचकित है कि निकोलस उसकी गति पकड़ सकता है। सभी युद्ध विधियों और तकनीकों में से गति का मुकाबला करना कठिन है। यदि गति और नियंत्रण एक साथ हो तो इसका मुकाबला करना और भी कठिन होगा। सैम ने बिना समय बर्बाद किए लड़ाई को अधिक कुशलता से खत्म करने के लिए पिछले सभी लोगों पर हमला करने के लिए गति का इस्तेमाल किया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस बार सैम ने शुरू से ही किसी मौलिक तकनीक का उपयोग नहीं किया। वह यह अनुमान लगाना चाहता है कि वह शुद्ध योद्धा मोड के साथ निकोलस को कितना संभाल सकता है। उनकी लड़ाई और भी तीव्र हो गई। निकोलस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी जो लड़ाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ी होती गई। शेष उम्मीदवार उनकी हरकतों का पता नहीं लगा सके। उन्हें केवल एक खून लाल और दूसरा चांदी के रंग की ठंडी चमक और बहुत सारी धुंधली छवियां दिखाई दे रही थी। उनकी लड़ाई उनके स्तर की नहीं लग रही थी। जो लोग लड़ रहे हैं वे एक अलग लीग में लग रहे थे। पूरे दृश्य पर केवल ट्रेवर के पास ही कुछ स्पष्टता है। यहाँ तक कि जज भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। 2 युवाओं की लड़ाई ने उन्हें उत्साहित कर दिया। 2 मिनट तक तलवार और भाले के लगातार टकराने से अंततः दोनों को मार पड़ी। सैम और निकोलस दोनों एक कदम पीछे हट गए। निकोलस को कुछ क्षति हुई क्योंकि तलवार से कंधे पर एक छोटा सा घाव हो गया। दूसरी ओर सैम सुरक्षित था। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि पंख वाला कोट था। भाला कोट को भेदने में विफल रहा और उसने जो कुछ भी किया वह क्रूर बल था। तेज छुरा उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। मुझे कुछ समय से इतना मजा नहीं मिला, निकोलस ने कहा जैसे ही उसने भाला एक बार घुमाया और फिर से अपनी चाल चली। सैम के चिल्लाते ही वह उस पर झपटा। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम मुझसे लड़ो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सैम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी मजा आ रहा था। जब से वह आया तब से उसे किसी लड़ाई में ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। प्रत्येक लड़ाई उसने या तो अत्यधिक शक्ति या बुद्धि से जीती। इस प्रकार का आमने सामने का टकराव उनके लिए दुर्लभ है। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार घुमाई, लेकिन इस बार उसने पवन तत्व ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये सही है, भले ही सैम हमेशा उच्च स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने में सक्षम है, निकोलस भी ऐसा करने में सक्षम है। इसलिए निकोलस जैसे व्यक्ति से लड़ते हुए सैम को शरीर की ताकत सहित केवल योद्धा मोड के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। ये स्तर के अंतर के कारण है। यदि वह निकोलस के समान स्तर पर होता तो उसे पूरा यकीन था कि वह जीत सकता है। लेकिन अब जब यह मुश्किल है तो वह मौलिक ऊर्जाओं का उपयोग करने जा रहा है। वैसे भी वे उसकी क्षमताएं भी हैं और उनका उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है। जैसे ही वे भिड़े, वायु तत्व की वृद्धि के कारण सैम की तलवार की आभा तेज हो गई। हर चाल अधिक घातक होती जा रही है क्योंकि न केवल तलवार का झूला खुद खतरनाक है बल्कि अब हर झूले की पूंछ की हवा भी इतनी तेज है कि निकोलस को खतरा महसूस हो रहा है।
लेकिन घबराने के बजाय वह और अधिक उत्साहित हो गया, मानो वह किसी मनोरंजन पार्क का बच्चा हो। लड़ाई और अधिक भीषण हो गई। निकोलस धीरे धीरे नुकसान की भरपाई कर रहा है। हालांकि सैम के हमले बड़े पैमाने पर नहीं है, फिर भी उसे कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे पूरी तरह से दोहराव वाले और निरंतर हैं। सैम का समय भी अच्छा नहीं चल रहा है। निकोलस ने देखा कि पंख की कोट को छेदना बेहद कठिन है, लेकिन इससे उसके बाकी हिस्से भी निकल गए जो हमले के लिए पूरी तरह से खुले हैं। इसलिए उसकी आक्रमण क्षमता कम हो गई, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं है। सैम ने कम से कम 3 बार करीब से बाल काटे थे और उसकी छाती पर चाकू से वार करने का एक स्पष्ट निशान है। लेकिन जो हैरान हुआ वो खुद निकोलस थे। वह सीने में अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पा रहा था। सैम की मांसपेशियां और त्वचा इतनी घनी है कि जब तक वह पूरी ताकत से हमला नहीं करेगा, उसके बाकी सभी हमले सैम को खत्म नहीं करेंगे, वह आसानी से वापसी कर पाएगा। ये दोनों लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। इस लड़ाई में ट्रेवर की तरह कोई आकर्षक चाल नहीं है, तत्वों और बड़े पैमाने के मंत्रों का कोई उच्च स्तरीय नियंत्रण नहीं है। जो कुछ भी मौजूद था वह संभावित खतरे का निरंतर दबाव और उनकी इंद्रियों और युद्ध प्रवृत्ति के लिए एक बहुत ही उच्च स्तरीय परीक्षण था। ये दोनों पेन और सुइयों पर हैं। यह न केवल ताकत और तकनीक की लड़ाई है, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति की भी लड़ाई है। जो पहला व्यक्ति पीछे हटेगा और डर का संकेत देगा, उसका काम पूरा हो जाएगा। वे चरम सीमा पर हैं। जैसे जैसे वे दोनों लड़ रहे हैं, दर्शक भी अधिक उत्सुक होते जा रहे हैं और उनकी लड़ाई में डूबते जा रहे हैं। वे इसमें पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। सैम ने केवल वायु तत्व का उपयोग किया, उसने किसी अन्य तत्व को नियोजित करने का साहस नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि यदि उसने एक और तत्व जोड़ा और यदि 1 सेकंड के लिए भी लय पर नियंत्रण खो दिया तो वह हार जाएगा। वह निकोलस को मौका देने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि दोनों उम्मीदवार उन चरम सीमाओं पर लड़ रहे थे, दर्शकों ने कुछ ऐसा शानदार देखा जिसे वे शायद अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। दोनों युवाओं की युद्ध भावना आकार लेने लगी, यानी युद्ध भावना का संयोजन। दोनों युद्ध की आत्माएं एक ही समय पर बनने वाली हैं। निकोलस की तरफ वे एक 4 पैर वाले जानवर का छायाचित्र देख सकते थे, जो कि बहुत आम था क्योंकि अधिकांश मनुष्यों की युद्ध शैली जानवरों से प्रेरित होती है और चूंकि युद्ध की भावना प्रकृति द्वारा बनाई गई एक रूप है, वे हमेशा कुछ ऐसा दिखाएंगे जो इससे संबंधित था, जंगली। लेकिन सैम की ओर से उन्होंने कुछ अलग देखा। यह एक ऐसा छायाचित्र था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, या इसका झुंड भी कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि ड्यूक और जनरलों को भी पता नहीं था कि यह क्या था। लेकिन जब वे दोनों आकृतियों के जादू का इंतजार कर रहे थे ताकि वे चमत्कार देख सके, तो लड़ाई में अचानक मोड़ आ गया। दोनों में से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले निकोलस अंततः संभल नहीं सके और उनके कंधे पर गंभीर चोट लग गई। सैम ने बार बार उस क्षेत्र को निशाना बनाया ताकि उसे आसानी से समय मिल सके और अब उस कंधे पर छोटे घावों की संचित क्षति के कारण वह खून की कमी के दर्द और प्रभावों को सहन नहीं कर सका। सैम भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उन्हें छाती, पेट, पैर, कलाइयों में भी कई छोटी मोटी चोटें आईं, यहाँ तक कि उनकी गर्दन पर भी हल्का घाव हो गया। लेकिन वह यह मौका लेने से नहीं चूका और उसने अपनी तलवार से कई वार किए। एक एक करके 4 तलवारें निकोलस की ओर आईं, जिनमें से 2 को तो उसने बचा लिया, लेकिन बाकी 2 को लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी छाती पर गहरा घाव था और इससे पहले कि वह नुकसान सह पाता, सैम आगे आया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। आपने खो दिया, सैम ने हाँफते हुए कहा। इस दुनिया में आने के बाद से बिना किसी चाल और बाहरी कारकों की यह उसकी सबसे कठिन आमने सामने की लड़ाई है। इससे उन्हें अपने पिछले जीवन के पुराने दिन याद आ गए। निकोलस ने खुद को सहारा देने के लिए अपने भले का इस्तेमाल किया, नीचे गिरने से इनकार कर दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सीधे सैम की आंखों में देखा। मुझे लगता है मैंने किया। इसके बाद ही सैम ने अपनी तलवार वापस खींच ली और दोनों एक ही वक्त पर स्टेज पर गिर पड़े। उन्होंने होश नहीं खोया, वे बस एक ब्रेक लेना चाहते थे। अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगा, निकोलस ने धीमी आवाज में कहा। तुम सपने देखते रहो, अगली बार मैं तुम्हें बिना किसी तत्व के हरा दूंगा। सैम ने जवाब देकर दिखाया कि वह मात नहीं खाना चाहता। ठंडे चेहरे वाले और ठंडे दिल वाले सैम के लिए यह दुर्लभ है। वह आमतौर पर वापसी नहीं करता है या इस प्रकार के मजाक को पसंद नहीं करता है, लेकिन इस बार उसने ऐसा किया। साफ आसमान की ओर देखते हुए वह मंच पर लेट गए। आज उसे बहुत जीवंत महसूस हुआ। उसका हृदय जोश से भरा हुआ था। इस भावना ने उसे उन शब्दों की याद दिला दी जो उसके पिछले जीवन में उसके सबसे करीबी लोगों में से एक ने कहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी चीजों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं या आप कितने खिताब हासिल करते हैं। एक बात याद रखें सैम, आप हमेशा एक योद्धा रहेंगे और लड़ाई ही वह जगह है जहां आप सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। भले ही आप इसे नापसंद करते हो या इससे इनकार करते हो, वह सच है। सैम को हमेशा निर्माता और आविष्कारक के रूप में अपनी पहचान पसंद थी, जिससे उन्हें अन्वेषण और सीखने का मौका मिलता है। लेकिन यह उनके पिछले जीवन के अधिकांश समय के लिए पलायन मात्र था। आखिरकार उन्होंने अपना आधा जीवन युद्ध के मैदान में और लाशों के बीच बिताया। भले ही उसे यह नापसंद हो, लेकिन वह गुण उसके दिल और आत्मा में बसा हुआ था और वह इसे इनकार नहीं कर सकता था या उससे बच नहीं सकता था। उसके पास केवल एक ही विकल्प है और वह है इसे अपनाना और जीवित रहना। आतिशबाजी। ड्यूक उस मंच पर खड़ा था जो युद्ध से लगभग नष्ट हो चुका था। उन्होंने मंच के नीचे खड़े 10 प्रत्याशियों की ओर क्रम से देखते हुए कहा, आप 10 सप्ताह में दक्षिणी सितारा छोड़ देंगे और शाही राजधानी के रास्ते पर होंगे। 1.5 महीने में राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी और उस दिन एक समारोह होगा जो अंतिम होगा साम्राज्य में आपकी प्रतियोगिता का दिन। इससे पहले आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनसे पार पाकर आपको खुद को उस समारोह में शामिल होने के योग्य साबित करना होगा। एक और बात, आपने जो पद प्राप्त किया है उसका स्पष्ट महत्व है और जब आप शाही राजधानी पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 सप्ताह में सारी तैयारी कर लो और अपने सभी रिश्तेदारों को अलविदा कह दो। हो सकता है कि तुम कुछ समय के लिए दक्षिणी सितारा शहर में कदम न रखो। उस भाषण के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। इस सप्ताह में सैम को बहुत सी चीजें करनी है और वह है किसी से मिलना, किसी को उपहार भेजना और किसी को संदेश भेजना और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसे लोगों से बचना जो उससे बेताबी से मिलना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए कारीगर टावर प्रमुख। उस व्यक्ति ने व्यावसायिक चरण के पिछले 8 महीनों में सैम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। सैम जानता था कि वह उससे क्यों मिलना चाहता है और उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। उसने उस आदमी को एक मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन वह लालच में अंधा हो गया था, इसलिए सैम ने उससे बात काट दी, और भले ही उसने अपना स्वभाव बदल लिया हो, उसका उस आदमी की बात सुनने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक उन लोगों की बात है जिनसे उसे मिलना है, वे 3 टावर प्रमुख हैं। अपनी बैठक में उन्होंने पाक के भविष्य और हर चीज के बारे में बात की और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें कैसे काम करना चाहिए। उनके पास बताने के लिए कुछ ही बातें हैं। किसी भी परिस्थिति में ड्रैगनहॉक जनजाति के सदस्यों को मेरी अनुमति के बिना उनके रोजगार से नहीं हटाया जा सकता है। आपके पास केवल उनकी ड्यूटी स्थानांतरित करने का अधिकार है। हमारे लाभ साझाकरण के तरीके वही रहेंगे, सिवाय इसके कि आपको प्रत्येक समझौते में अतिरिक्त 5% मिलेगा, क्योंकि आप इसका प्रबंधन करेंगे। मुनाफे में मेरा हिस्सा, जिसके बारे में मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कितना, किसी गबन से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी समय अपने धन को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने विद्वान कारीगर बैच के साथ एक व्यक्ति को भेज सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी निर्माण डिजाइन या शिलालेख डिजाइन और यहां तक कि व्यवसाय मॉडल हमारे 4 लोगों के अलावा किसी और को लीक नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी संयोग से वे लीक हो गए, तो मुझे आशा है कि आप परिणाम भुगतने को तैयार होंगे, क्योंकि मैं घटनाओं की जांच करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मैं सभी को समान रूप से जवाबदेह ठहराऊंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप यह आशा करें कि आपके अधीनस्थों में कोई गद्दार न हो और कोई अन्य दुकानों मेरे सभी मंसूबों पर कब्जा न कर ले। जब तक आप ऐसा करते हैं, किसी के लिए भी हमारे व्यवसाय को दोहराने की बहुत कम संभावना है। सैम के शब्दों पर तीनों टावर प्रमुख थोड़ा नाराज हुए, क्योंकि इन सभी शब्दों से पता चला कि सैम को व्यवसाय में उनकी ईमानदारी पर कुछ संदेह है, और एक नवजात होने के नाते यह एक अच्छी भावना नहीं है, और अभी भी एक युवा व्यक्ति द्वारा चेतावनी दी गई है जो अभी अभी टूटा है, अभी महान क्षेत्र। सैम को भी पता था कि उन्हें ऐसा महसूस होगा, लेकिन उसने अपना इरादा छुपाने की जहमत नहीं उठाई। वह इस दुनिया में केवल कुछ ही लोगों पर भरोसा करता है, और ये टावर प्रमुख उनमें से एक नहीं है, और ये तब और भी अधिक है जब इसमें अरबों और संभावित रूप से खरबों स्पिरिट स्टोन शामिल हो। सैम खड़ा हो गया और कहने से पहले, मैं समझता हूं कि आप अप्रसन्न हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप इसके बारे में सोचेंगे और मेरे प्रस्थान से पहले रात को मेरे द्वारा तैयार की गई आतिशबाजी को देखने के बाद मेरे शब्दों का पालन करने या न करने का निर्णय लेंगे। उन शब्दों को छोड़ने के बाद सैम वहां से चला गया, जिससे वे भ्रमित हो गए कि आतिशबाजी का क्या मतलब है। अगले कुछ दिनों तक छाया चूहे ड्यूटी पर थे। उसे वैन परिवार के मुखिया को एक उपहार भेजना है, जो जनरल का पक्ष हासिल करने के लिए आसानी से सैम को मारना चाहता था। जहां तक जनरल से बदला लेने की बात है, अगर जनरल को ऐसे ही मरना पड़े तो उसके लिए यह बहुत आसान होगा। तो सैम ने उसके लिए कुछ योजना बनाई है। इन 6 दिनों में सैम दूसरी मंजिल पर रहकर किसी गंभीर काम पर काम कर रहा था। मिया ने हाइड्रा के रक्त का प्रभाव खोना शुरू कर दिया, क्योंकि यह उसके लिए अवशोषित करने के लिए बहुत छोटा हो गया था, इसलिए उसने जल्लाद की तलवार को अवशोषित करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और ब्लेड पहले से ही ग्रेड 5 की तलवार है। अभी अपनी ताकत के साथ इसका उपयोग करना उसके लिए उपयुक्त नहीं था। अब रक्त के प्रभाव से सारा सार समाप्त हो गया और केवल विषैला प्रभाव ही शेष रह गया, जो रक्त के सार के प्रभाव के बिना 1 या 2 वर्ष में नष्ट हो जाएगा। चूंकि यह अत्यंत गुणकारी है, सैम के पास इसका बहुत उपयोग है, और अब वह इसका उपयोग न केवल उत्परिवर्तित जहरीली जड़ी बूटियां बनाने के लिए कर रहा है, बल्कि वह इसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए भी कर रहा है। टावर के अंदर इन 6 दिनों में सैम ने एक बड़े, आसान लेकिन समय लेने वाले प्रोजेक्ट पर काम किया, जबकि छाया चूहों ने उसकी आवश्यक जानकारी एकत्र की। वह जानकारी काले पानी के संबंध में नहीं है। वह किसी भी समय संगठन को निशाना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके लिए अपनी शक्ति के स्तर के साथ इस पैमाने पर उनसे निपटना काफी कठिन होगा। जानकारी वैन परिवार और जनरल स्पार्क के बारे में है। 7वें दिन, जो इस शहर में उसके प्रवास का आखिरी दिन भी है, सैम सुबह जल्दी बाहर आ गया। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। वह दिव्य आयाम और छाया चूहों का उपयोग करके अपने निवास से बाहर निकल गया और वैन परिवार की संपत्ति में प्रवेश किया। उस संपत्ति में छाया चूहे सावधानी से परिवार के मुखिया की हवेली के पास एक छाया में छिप गए। परिवार का मुखिया पिछले 1 सप्ताह से उदास मूड में है। उनके बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन वह इस बात से परेशान नहीं थे। उनके कई रखैलों से कई बेटे हैं और उनमें से सबसे छोटा बेटा खो गया है। उनके पास अभी भी उनका सबसे बड़ा बेटा है, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है। वह इस बात से परेशान थे कि उनके बेटे ने लीक कर दी उसकी योजनाएं। उसने सैम के बारे में पूछताछ की और पता चला कि वह काफी प्रतिशोधी है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से चिंतित नहीं है, क्योंकि यह कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, क्योंकि सैम के पास वैन परिवार के खिलाफ लड़ने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। कम से कम वह तो यही जानता था। उसे बस इस बात का डर है कि सैम अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसके परिवार के सदस्यों के लिए ये हालात मुश्किल कर देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे उन पर असर पड़े, जिससे वह और अधिक चिंतित हो गया है। इसलिए पिछले सप्ताह से वह किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए उपाय की योजना बनाने में व्यस्त था, जिसके बारे में वह सोच सकता था। और इस दिन वह परिवार की बैठक के लिए गया, क्योंकि यह आखिरी दिन होगा जब सैम शहर में रहेगा, और उन्हें ये सुनिश्चित करना था वह उन पर जो कुछ भी फेंकेगा उसके लिए तैयार रहे। वैन परिवार का मुखिया पीक ग्रांट क्षेत्र विशेषज्ञ है। जब वह हवेली से बाहर निकला तो छाया चूहों ने उसे देख लिया और वे तुरंत अपना काम करने लगे। सैम ने छाया चूहों से जो सीखा, उससे पता चला कि इस वैन परिवार के मुखिया की हवेली परिवार के अन्य सभी लोगों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, और उन्होंने हवेली के नीचे एक गुप्त भूमिगत कक्ष में एक और दिलचस्प चीज देखी। अब सैम उस कमरे के अंदर है जब उसने एक घन संरचना को देखा जो रूबिक के घन की तरह दिखती थी। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि परिवार का मुखिया अधिकांश समय यहीं इसी स्थान पर रहेगा और इस घन के साथ खिलवाड़ करेगा। घन को छिपने की एक संरचना द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन इसके आसपास कोई अन्य प्रतिभूतियां नहीं है, क्योंकि परिवार के मुखिया को पूरा यकीन था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा।
सैम ने ऊर्जा प्रवाह में एक लूप होल ढूंढकर छुपने की संरचना को तोड़ दिया और क्यूब को ले लिया। उसके बाद वह उस जगह में प्रवेश करते समय छाया की तरह नहीं गया। उसने चूहे के लिए इस कमरे से भागने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई जो काफी बड़ी थी और चूहे को सुरंग में ले जाने की अनुमति देकर दिव्य आयाम में प्रवेश किया। हालांकि उनके भागने से पहले सैम ने एक बड़ा घन आकार का ऊर्जा सेल रखा जिससे लगभग पूरा कमरा भर गया। वहां केवल इतनी बड़ी जगह है कि एक आदमी घन के चारों ओर बगल में चल सके। वह शाम को सूरज डूबने का इंतजार करने लगा ताकि वह शहर के बाकी हिस्सों को शानदार नजारा दे सके। सूरज डूबने के बाद वैन परिवार का मुखिया अपनी हवेली में दाखिल हुआ और एक नियमित आदत के रूप में उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को भूमिगत गुप्त कमरे में फैलाया। लेकिन उसे बस इतना महसूस हुआ कि कमरे से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने ऊर्जा कोशिका की एक बड़ी मात्रा देखी और यह बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वे सोच पाते कि क्या हो रहा है, सैम के शब्द डंडा, तुम वास्तव में काफी महत्वाकांक्षी और चालाक हो, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। ये शब्द सुनते ही वह समझ गया कि वह व्यक्ति कौन है। उसे अचानक एक बुरा आभास हुआ और उसका अनुमान सही था। क्यूब के विपरीत दिशा में सैम अपने क्यूब पर हाथ रखकर खड़ा था और वह पहले से ही इसे अस्थिर करने के अंतिम चरण पर था। इन ऊर्जा कोशिकाओं का उपयोग करने का एक फायदा यह है कि यह जितना बड़ा होगा, इसे अस्थिर करने में उतना ही अधिक समय लगेगा और विस्फोट होने से पहले बफर अवधि भी अधिक होगी। सैम ने ऊर्जा कोशिका को अस्थिर करना समाप्त कर दिया और दिव्य आयाम में प्रवेश किया, जिसे छाया चूहा सुरंग के माध्यम से ले गया और जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ा। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद, जो हवेली से कुछ गज की दूरी पर है, उसने क्रिस्टल को खुले में छोड़कर दिव्य आयाम में प्रवेश किया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिल गई। दैवीय आयाम का क्रिस्टल आसपास की एकमात्र चीज थी जो विस्फोट को सहन करने में सक्षम थी, क्योंकि इसे एक ऐसे प्राणी द्वारा बनाया गया था जो इस साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरे ग्रह पर किसी की भी कल्पना से परे शक्तिशाली है। तो यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो विस्फोट से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यह संपत्ति से बाहर उड़ गई थी। पूरा शहर सतर्क हो गया जब उन्होंने आकाश में लाल चमक के साथ भारी मात्रा में अग्नि तत्व ऊर्जा को फूटते देखा। मुख्य सदस्यों के क्वार्टरों के साथ साथ वैन परिवार की संपत्ति के चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से एक झुलसते और पिघले हुए चट्टानी गड्ढे में बिखर गया था। ड्यूक, जनरल, आम लोग, टावर प्रमुख, कुलीन परिवार सभी ने उस विशाल विस्फोट को देखा। मध्य क्षेत्र का आधा हिस्सा उन झटकों को महसूस कर सकता था। दैवीय आयाम के नष्ट हो जाने के बाद सैम ने एक छाया चूहे को उसे ले जाने दिया और जनरल की संपत्ति में प्रवेश किया। हालांकि इस बार उसने जनरल की हवेली में एक पत्र छोड़ा और संपत्ति के एक खुले स्थान पर एक छोटा विस्फोट किया। बूम! एक और विस्फोट जो पिछले विस्फोट जितना बड़े पैमाने का नहीं था, जनरल की संपत्ति में हुआ। वह हवेली से बाहर भागा और रास्ते में लिविंग रूम में एक पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन वह फिर भी घटनास्थल की ओर दौड़ा और ये देखने के बाद कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसके विचार शांत हो गए और पत्र पढ़ने के लिए वापस चला गया। वैन परिवार और उसकी हवेली में विस्फोट देखने के बाद वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इसे लिखने वाला कौन था। उसे पसीना आ रहा था क्योंकि घबराहट के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पत्र में कुछ ही शब्द हैं। मुझे आशा है कि आपको अलविदा कहने के लिए मैंने जो आतिशबाजी की योजना बनाई थी वह आपको पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और वह यह है कि आपका जीवन अब आपका नहीं है, इसे लेना मेरा है और मैं इसे केवल अस्थायी रूप से आपके पास छोड़ रहा हूं। यह मूल रूप से इस तथ्य से साबित हो सकता है कि मैं उस दयनीय स्थिति को ले सकता हूं जब भी मैं चाहूं तुम्हारी जिंदगी। अगली बार जब मैं दक्षिणी सितारा शहर में प्रवेश करूंगा तो आप अपना वह जीवन खो देंगे। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं इसे कैसे लूंगा, कब लूंगा और किस परिसर में लूंगा। तब तक आप अपने जीवन को पूर्णता से बेहतर बनाएं। जनरल लगभग घुटनों के बल बैठ गए क्योंकि उनके पैर झुक गए थे। उन्होंने खुद को सहारा दिया और खुद को सोफे पर बैठने के लिए मजबूर किया। यह पहली बार था जब उसे इतना डर लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपना जीवन डर के साए में जीना पड़ेगा, लेकिन पत्र को देखकर और वैन परिवार में हुए भारी विस्फोट को महसूस करते हुए वह इस विचार से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अब पहली बार उसे अपनी जान का डर सताने लगा और इसका कारण उसकी किशोरावस्था का एक युवक था। उस रात शहर के कई बड़े लोगों को सैम की ओर से सचेतक कॉल मिली। C-205 शाही राजधानी के लिए। अगली सुबह सैम अन्य उम्मीदवारों और वॉट के साथ ड्यूक की हवेली में इकट्ठे हुए। उस दिन ड्यूक ने सैम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। सबसे पहले वह सैम के बारे में केवल इस शर्त पर चिंतित था कि वह भविष्य में जो भी प्रभाव प्राप्त करेगा उसका उपयोग करेगा और उनसे बदला लेगा। लेकिन कल की आतिशबाजी कुछ ऐसी थी जिसने उसे एक नई समझ दी। वह नहीं जानता कि सैम ने ये कैसे किया, लेकिन खतरा वास्तविक था और उसे इस बात पर भी पर्याप्त भरोसा नहीं है कि क्या वह उस आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट में फंस गया था। उन्होंने वैन परिवार की संपत्ति का दौरा किया जो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उथल-पुथल में थी। एक अनुचर उस स्थान में प्रवेश करते ही मर जाएगा। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित था और जब उसने जनरल के पत्र के बारे में सुना तो वह स्थितियों के बारे में सोचने और याद करने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या उसने सैम को किसी भी तरह से नाराज किया था। वह इस बात के लिए भी आभारी थी कि उनके बेटे और सैम के बीच कुछ प्रकार की दोस्ती है जिससे उन्हें सहज महसूस हुआ। सभी के इकट्ठा होने के बाद ड्यूक ने 10 कार्ड निकाले जो एक क्रेडिट कार्ड के आकार के थे। उन्होंने प्रत्येक अभ्यर्थी को एक कार्ड दिया। सैम ने कार्ड देखा, एक तरफ उसका नाम था और दूसरी तरफ एक नंबर था। इसमें 46,307 दिखाया गया। यह उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या प्लस 10,000 है। फिर ड्यूक ने उनसे कहा, ये कार्ड बाकी प्रतियोगिता के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आप इसे अपने स्थानिक रिंगों में नहीं रख सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं। पीछे की संख्या आपके वर्तमान अंकों की संख्या है और आपको अपनी रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्त अंक मिले हैं। उसके बाद वह उन्हें ड्यूक की संपत्ति के प्रांगण में ले गया और कहा, शाही राजधानी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है और हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए 1 सप्ताह का समय है, इसलिए मैंने आपकी यात्रा के लिए कुछ उड़ने वाले प्रकार के जानवरों को तैयार किया है।
मैं आपके साथ शाही जगह पर रहूंगा, इसलिए आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक जानवर चुने जिसे आप चाहते हैं। उसने ताली बजाई और कुछ परिचारक कुछ जानवरों को जंगल से बाहर ले आए। वहां सभी प्रकार के जानवर हैं, यहाँ तक कि एक बवंडर फाल्कन भी है जो वॉट के पास है। अधिकतर स्तर 4 होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक चुन सकता है। केवल 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सैम, वॉट, निकोलस और जोश। क्या आप नहीं लेने जा रहे हैं? निकोलस ने सैम से पूछा। फिर आप क्यों नहीं चुन रहे? ठीक है, हमारे पास अपने हैं। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करता, 3 विशाल जीव आंगन से बाहर आ गए, जिससे उम्मीदवार जिन जानवरों का परीक्षण कर रहे थे वे भयभीत हो गए। सुनहरी हवाओं के साथ 3 बाघ जंगल से बाहर आए। जो सबसे आगे था उसका आकार सामान्य बाघ से 10 गुना था और उसकी आभा से सैम को पता चल गया कि यह कम से कम लेवल 6 का है। शेष 2 लेवल 4 हैं। बाहर आते ही वे जोश और निकोलस की ओर दौड़े। निकोलस ने बाघ के सिर को गले लगाया और सैम को देखकर मुस्कुराया। सैम ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रहा। उन्होंने सिर्फ उन जानवरों को देखा जिन्हें उम्मीदवार चुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ड्यूक ने कहा, ऐसा जानवर चुनने का प्रयास करें जिसके साथ आप सहज हो। वे शाही राजधानी में काम आ सकते हैं। आपको अक्सर राजधानी में घूमना पड़ सकता है और हमेशा चलना कठिन होगा क्योंकि राजधानी बहुत बड़ी है। यह एक उपहार होगा मेरी ओर से तुम्हारे लिए। इन शब्दों पर फिलिप तुरंत सैम के पास वापस भागा और पूछा, यहाँ कौन सा जानवर सबसे अच्छा है? क्यों? यह मुफ्त होने वाला है तो मुझे वह क्यों नहीं लेना चाहिए जो सबसे मूल्यवान है? मैं तुम्हें वह खरीदने की सलाह देता हूँ जो सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, फिर यह भी बताओ कि सबसे उपयुक्त, सबसे मूल्यवान कौन सा है? इस पर सैम ने अपनी आंखें घुमाई और जानवरों की ओर देखा। कुछ गहराई से देखने के बाद उसने देखा कि जानवर हालांकि बहुत उच्च श्रेणी के नहीं हैं, फिर भी काफी सभ्य हैं। उन्होंने हवा और धातु तत्वों वाले एक बाज जैसे जानवर की ओर इशारा किया और कहा, स्टील पंखों वाला हॉक, वह आपके लिए अधिक उपयुक्त है। ये कितना मूल्यवान है? इस मूल्य के बारे में आप किस चीज के प्रति आसक्त हैं? ये स्तर 4 का जानवर है और इसका रक्त वंश अच्छा है। ये काफी मूल्यवान है। फिर जब आप इसकी तुलना स्काई या यानबू से करते हैं तो ये कैसे काम करता है? यह ज्यादा से ज्यादा पैंथस के स्तर पर है, तो यह उतना अच्छा नहीं है। सैम लगभग इस आदमी को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। इससे पहले कि कोई इसे छीन ले, बेहतर होगा कि आप इसे उठा लें। ठीक है, मैं बस एडजस्ट कर लूंगा। इस बार सैम ने सचमुच इस लड़के के सिर पर तमाचा मारा। अपने जानवरों को चुनने के बाद सैम और वॉट ने एक को चुनने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उनके पास अपने होवरबोर्ड थे और यदि जानवर पूरी तरह से आवश्यक है तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। उसके पास एक से अधिक है जो इन सभी स्तर 4 जानवरों को एक पल में गायब कर सकते हैं। यदि उसने वास्तव में एक को अंदर ले लिया तो उसके पास मौजूद जानवरों के साथ रहने पर वे अपनी सारी ताकत और आत्मविश्वास खो सकते हैं। बार बार पुष्टि करने के बाद कि उसे किसी जानवर की जरूरत नहीं है, समूह आगे बढ़ गया। ड्यूक ने लेवल 6 गोल्डन विंग टाइगर की सवारी की, जिस पर उनके 2 बेटे अपने लेवल 4 की सवारी करते थे। बाकी लोग उन जानवरों पर सवार हुए जिन्हें उन्होंने चुना था। सैम ने एक बात देखी, ये जानवर जंगली नहीं है। इन्हें शिशुओं के रूप में पकड़ा जाता है और फिर पुरुषों द्वारा पाला और प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें प्रशिक्षित करने वाले ये लोग बीस्ट टैमर हैं, जो एक ऐसा पेशा है जिसकी 4 प्रमुख टावरों जितनी लोकप्रियता नहीं है। क्योंकि लोगों को इन जानवरों को काबू करने वालों से जो पालतू जानवर मिलते हैं वे पालतू और मधुर हो सकते हैं, लेकिन खरीदार को उन पालतू जानवरों के साथ वास्तव में संबंध बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सैम वास्तव में उन्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि जानवरों को उनकी कुछ जंगली प्रकृति पसंद थी जो उनमें गहराई में दबी होगी। सैम और वॉट ने अपने बोर्ड पर समूह का अनुसरण किया। हालांकि यात्रा लंबी है, वे अक्सर रुकते हैं। एक बोर्ड पर खड़े होने में किसी जानवर पर बैठने की तुलना में अधिक मेहनत नहीं लगती है, इसलिए वे शाही राजधानी में पूरी तरह से उतरे। प्रवेश के लिए एक टोल शुल्क है। सैम और अन्य उम्मीदवारों के पास विशेषाधिकार है जो जानवरों पर भी लागू होता है, लेकिन सैम को वॉट और शेष जानवरों के लिए भुगतान करना पड़ता है। लेकिन ये पता चला कि उसे अपने निजी जानवरों के लिए भुगतान नहीं करना है, उसे केवल वॉट और फाल्क के लिए भुगतान करना है और इसका श्रेय उसे मिले नए विद्वान कारीगर बैच को है। उस प्रक्रिया के बाद अब उन्हें फ्लाइट के जरिए शहर में प्रवेश करने का परमिट मिल गया है। वे एक ऐसी संपत्ति में उतरे जो दक्षिणी स्टार में उनकी संपत्ति के समान है। वहां अन्य ड्यूकडम्स भी हैं जो अभी आ रहे हैं। ड्यूक ने संबंधित अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देने के लिए अपना निर्धारित निवास छोड़ दिया। उस रात ड्यूक ने उन्हें राजधानी में आने के बारे में कुछ सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से किसी भी कुलीन परिवार को नाराज न करने पर जोर दिया और उन्हें असाधारण रूप से चेतावनी दी कि वे 4 टावरों के वंशजों को नाराज न करें और इससे भी अधिक शाही परिवार के राजकुमारों और राजकुमारियों के बारे में जो वर्तमान सम्राट की व्यभिचारिता का परिणाम है। उनकी प्रतियोगिता कल होगी और 1 महीने तक चलेगी। सैम इसके लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि इस महीने के बाद वही ये पता लगाने के करीब होगा कि पर्दे के पीछे के ये लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। वह इस बात पर भी योजना बना रहे हैं कि उन्हें अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने और अधिक धन कमाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। साथ ही उसे काले पानी से निपटने का रास्ता भी खोजना होगा। उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि ब्लैक वाटर का मुख्यालय इसी शहर में होगा और संगठन का आपस में बहुत विस्तृत सूचना हस्तांतरण है और उन्हें यकीन है कि सारी जानकारी राजधानी मुख्यालय में होगी। यदि वह उस पर अपना हाथ जमा सके तो वह संगठन के साथ अधिक आसानी से निपट सकेगा। सैम अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। वह उन चीजों के बारे में सोच रहा है जिनसे उसका सामना राजधानी में होने वाला है और उसे जो कार दिया गया था उससे वह कुछ चीजों की भविष्यवाणी कर सकता है जो सही भी हो सकती है और नहीं भी। उसने क्षितिज की ओर देखा और सो गया। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C206 कार्ड और अंक। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला सभी उम्मीदवार एस्टेट मैदान में इकट्ठे हुए, जहां दक्षिणी सितारा शहर की एस्टेट के समान एक मंच था। एक व्यक्ति जिसकी तेज आभा थी और वह लगभग 30 के आसपास का दिखता था, वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी।
उनकी उपस्थिति उनके द्वारा उठाई गई तलवार की तरह तेज है और इसने पूर्ण सम्मान और स्वीकार्यता का आदेश दिया। यह आभा पैदा नहीं की जा सकती, ये प्रयासों, असफलताओं और उपलब्धियों से प्राप्त होती है। उन्होंने भीड़ को देखा और कुछ देर की शांति के बाद बोले, मैं ओरियन साम्राज्य की सेना का मार्शल जनरल हूँ। मुझे स्वॉर्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी उम्मीदवार पूरे साम्राज्य से 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में से चुने गए हैं। आप सभी साम्राज्य की प्रतिभा, क्षमता और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। आप सभी को अब तक की सभी प्रतियोगिताओं में से सबसे कठिन का सामना करना पड़ेगा। आप जिन सभी प्रतियोगिताओं से गुजरे हैं उनमें आपको नियमों और विनियमों द्वारा संरक्षित किया गया है, जो आपके विरोधियों द्वारा छल, योजनाओं और जाल के उपयोग को सीमित करते हैं। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में उतने नियम नहीं होंगे जो आपकी सुरक्षा कर सके। आप योजना बना सकते हैं, फंसा सकते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि आप जीते। इस चुनौती के लिए क्या आपके पास अनुयायियों की एक सेना है जो आपकी आज्ञा सुनती है? आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आप जानवरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। उन्हें करने दो। आप कार्य पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों से उनके परिश्रम का फल छीन सकते हैं, उन्हें लूट सकते हैं। आप अपने सभी विरोधियों को गुमराह कर सकते हैं, ऐसा करें। अगले महीनों के लिए जानबूझकर हत्या करने और अपने साथी प्रतिस्पर्धियों पर उच्च स्तर के अधीनस्थों के उपयोग को छोड़कर लगभग सभी दांव बंद हैं। वह एक सेकंड के लिए रुके और उन उम्मीदवारों की ओर देखा जो अब फुसफुसा रहे थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनमें जोर से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। वे अवचेतन रूप से अपनी आवाज धीमी कर रहे हैं ताकि वे मार्शल का ध्यान आकर्षित न कर सकें। 10 सेकंड के संक्षिप्त विराम के बाद मार्शल ने अपना भाषण जारी रखा। आपकी प्रतियोगिता आज से अगले 30 दिनों के लिए शुरू होगी। 31वें दिन ओरियन के सम्राट की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी नताली 18 वर्ष की होने जा रही है और प्रतियोगिता के विजेता अतिथि के रूप में उस समारोह में भाग लेंगे। सम्मान का अब प्रतिस्पर्धा के एजेंडे और नियमों के बारे में। आप सभी को आपके ड्यूक द्वारा दिए गए कार्ड मिल गए होंगे। वे कार्ड प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य कार्डों पर अपना हाथ जमाना है और अपने विरोधियों के कार्डों से अंक अपने कार्डों में स्थानांतरित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर कई खाली कार्ड छिपे हुए हैं और कई ग्रेड के हैं। कांस्य कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, क्रिस्टल कार्ड से शुरू। कार्ड का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसे प्राप्त करने में कठिनाई उतनी ही अधिक होगी और कार्ड से आपको उतने अधिक अंक प्राप्त होंगे। इन कार्डों को कहां से प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी शहर में ही कुछ विशेष रूप से छिपे हुए सुरागों द्वारा दी जाएगी। अंक प्राप्त करने की तीसरी विधि सैन्य मिशनों, सिटी गार्ड मिशनों, कुछ विशेष मिशनों को स्वीकार करना है जिनके लिए विभिन्न व्यवसायों आदि में आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। इस संपत्ति में एक मिशन बोर्ड और एक कार्यालय है जिसका प्रभारी एक व्यक्ति है जो मिशन के मुद्दे की निगरानी करता है। तो मिशन का अंतिम और मुख्य लक्ष्य यह है कि आप सभी को अंक प्राप्त करने हैं और जितना हो सके उतने अंक प्राप्त करने हैं। महीने के अंत तक जिन 10 उम्मीदवारों के सबसे अधिक अंक होंगे वे विजेता होंगे और बाकी उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। चुने गए 10 उम्मीदवारों को राजकुमारी के जन्मदिन पर सभी सम्मानित मेहमानों के सामने आपस में रैंकिंग तय करने के लिए आमने सामने की लड़ाई से गुजरना होगा। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये प्रतियोगिता का लक्ष्य और नियम है। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं, लेकिन आप निचले स्तर के प्रतिस्पर्धी को दबाने के लिए अपने उच्च स्तर के अधीनस्थों का उपयोग नहीं कर सकते। आप कार्ड चुरा सकते हैं और उसमें से अंकों को अपने कार्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं और बिंदु हस्तांतरण की प्रक्रिया दोनों कार्डों को संपर्क में रखकर और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अंक को मजबूर करने के द्वारा की जाती है। शहर में छुपे हुए कार्ड इसी तरह काम करते हैं। आप टीमों में काम कर सकते हैं या आप व्यक्तिगत रूप से भी काम कर सकते हैं। और एक और बात यह है कि आप एकाधिक कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप मिशन कार्यालय में कार्ड खरीद सकते हैं और यदि आप किसी टीम के लिए बनाए गए कार्ड में अंक संग्रहित करना चाहते हैं तो आप एक टीम कार्ड भी बना सकते हैं। उस कार्ड के पॉइंट सीधे उस टीम के किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें ट्रांसफर करने के केवल 2 तरीके हैं और एक मिशन कार्यालय में है और दूसरा तरीका उस व्यक्ति के लिए है जो पॉइंट्स ट्रांसफर करना चाहता है। बाकी के पास उसका अधिकार है। टीम के साथी, हालांकि उस टीम के विरोधियों के पास उन अंकों को अपने कार्ड में स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। याद रखें कि महीने के अंत तक केवल व्यक्तिगत कार्ड के अंदर के अंक ही गिने जाएंगे और वह भी उम्मीदवार के पास केवल एक ही कार्ड में सभी अंक होने चाहिए, अन्यथा सबसे अधिक अंक वाले कार्ड को शेष कार्ड छोड़ने पर विचार किया जाएगा। जहां तक उन लोगों की बात है जो कुलीन और शाही परिवार से हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते जो साम्राज्य के अधीन किसी भी प्राधिकारी के अधीन काम कर रहा हो। वे आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते, आपको युद्ध में कोई सहायता नहीं दे सकते, आपके साथी प्रतिस्पर्धियों को रोकने में आपकी सहायता नहीं कर सकते। उन लोगों में अधिकारी, सैनिक, सिटी गार्ड कमांड आदि शामिल हैं। यदि वे लोग नियम का उल्लंघन करते हैं और मदद करते हैं तो प्रतिस्पर्धी के साथ साथ नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सैन्य सड़क से नरक तक की सजा दी जाएगी। सजा मेरे ही हाथों से दी जाएगी और शाही परिवार के लोग भी अपवाद नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने घोषणा की, उन्होंने एक संक्षिप्त विराम दिया और जारी रखा। अब से 2 घंटे बाद प्रतियोगिता की शुरुआत का संकेत दिया जाएगा। तब तक जो लोग अतिरिक्त कार्ड खरीदना चाहते हैं, टीम पंजीकरण आगे बढ़ सकते हैं। 2 घंटे के बाद आपको अपनी प्रतियोगिता शुरू करने की अनुमति है। इतना कहकर मार्शल वहां से चला गया। प्रत्येक उम्मीदवार ने तुरंत उन सदस्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी जो उनके जैसे ही ड्यूकडम से हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे एक टीम बना सकते हैं। यहां तक कि दक्षिणी शुरुआत के लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैम ने समूह छोड़ दिया और अकेले मिशन कार्यालय की ओर चल दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं, एक अतिरिक्त कार्ड की लागत कितनी है? उन्होंने कार्यालय के काउंटर पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से विनम्रता से पूछा। 10,000 स्पिरिट पत्थर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदासीन स्वर में कहा, लेकिन वह कोई बदलाव देखने के लिए सैम की अभिव्यक्ति पर गौर कर रहा था। मल्टीपल कार्ड योजना वास्तव में उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त जीवन रेखा है। तो लागत काफी अधिक है। इसे खरीदना आसान नहीं है क्योंकि 10 मिलियन कोई ऐसी रकम नहीं है जिसे कोई भी आसानी से निकाल सके।
लेकिन अधिकारी एक ही समय में निराश और आश्चर्यचकित था, क्योंकि सैम ने शांति से एक स्पेस जेड अंगूठी ली और मेज पर रख दी। 10 कार्ड कृपया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अंतरिक्ष जेड अंगूठी ली और अंदर देखा तो 100 मिलियन स्पिरिट पत्थर मिले। उसने फिर से सैम के डेविल मे केयर रवैये को देखा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम धकेलते समय उसने पलक भी नहीं झपकाई थी। लेकिन वह अपनी श्रद्धा से बाहर आया और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सभी कार्ड आपके नाम से पंजीकृत हो? हाँ। उसके बाद कार्ड पर सैम के आध्यात्मिक ऊर्जा हस्ताक्षर संलग्न करने की प्रक्रिया होती है। कुछ ही मिनटों में सैम बाहर आया और उसने फिलिप और जैक को प्रवेश द्वार की ओर चलते देखा। आप हमारा इंतजार कर सकते थे, आप इतनी तेजी से क्यों भाग गए? फिलिप ने मिलते ही पूछा। टीम के गठन पर उस निरर्थक चर्चा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अभी बकवास करेंगे और फिर पिछले कुछ दिनों में आपस में मौत तक लड़ेंगे। इसे सुनने का क्या मतलब है? मैंने सोचा भी था आप दोनों उनके साथ एक टीम बनाने में रुचि रखते हैं। सैम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो बस उन सभी उच्च धार्मिक बातों को सुनना चाहता था जो वे एक दूसरे से कहेंगे, ताकि मैं अंत में लड़ाई का और भी अधिक आनंद ले सकूं। फिलिप ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे आप जैसे मनोरोगी की परवाह नहीं है। अगर आप अतिरिक्त कार्ड खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप लोग जल्दी करें। मुझे घर खरीदने के लिए शहर जाना है, मैं इस जगह पर नहीं रह सकता। बस 1 सेकंड रुके। दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस में चले गए। कुछ मिनटों के बाद वे प्रत्येक के साथ 5 कार्ड लेकर बाहर आए। फिलिप के चेहरे पर उदासी भरे भाव थे। बिजनेस चरण से मुझे जो भी कमाई हुई वह लगभग खत्म हो गई है। सैम, तुम बहुत अमीर हो, अगर तुम हमारे लिए ये कार्ड खरीदोगे तो कैसा रहेगा? सैम ने अपनी आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, जैसे कि जो पैसा आपने खर्च किया वह आपका ही है। आपको बेहतर याद है आपने जो व्यवसाय किया उसके लिए निवेशक कौन है? मैं पहले से ही इतना उदार हूं कि मैंने अपनी पूंजी वापस नहीं मांगी। दिवास्वप्न मत देखो। वॉट इंतजार कर रहा है? मुझे करना होगा जाना। इस बार उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और चला गया। वॉट मंच पर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे आए वह उनकी ओर चला गया और उनमें से 4 गेट पर चले गए। उनमें से किसी ने भी टीम और टीम कार्ड बनाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनके पास इतना भरोसा है कि उन्हें अपने सहयोग के लिए टीम कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतिभा का पुनर्जन्म। निर्माता विनाशक। C207 पहला लक्ष्य। एस्टेट से बाहर निकलने के बाद जैक और फिलिप अपने नए पालतू जानवरों पर सवार हो गए, जबकि सैम और वॉट ने हमेशा की तरह अपने बोर्ड पर जाने का विकल्प चुना। राजधानी बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत से लोग यात्रा के लिए अपने पालतू जानवरों का उपयोग करते हैं। चलने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। वे आर्टिसन टॉवर पर गए और सैम ने उसी तरह का इस्तेमाल किया जैसा उसने दक्षिणी स्टार में इस्तेमाल किया था। रैंक 5 आर्किटेक्चर कारीगर से संपर्क किया और घर ढूंढने में मदद मांगी। दक्षिणी सितारे की तरह शाही राजधानी को भी विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र रईसों और शाही परिवार के लिए है और कोई भी उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। कुलीनों के अलावा 4 पेशेवर टावरों के अधिकारी और बड़े लोग भी वहां रहते हैं। गार्ड किसी को भी आसानी से उस जगह में प्रवेश नहीं करने देते थे। व्यक्ति के पास अत्यंत उच्च दर्जा होना चाहिए या उसके पास अंदर रहने वाले लोगों का निमंत्रण होना चाहिए। उस क्षेत्र के बाहर अमीर लोग जो कुलीन नहीं है रहते हैं। यह आंतरिक क्षेत्र है। उसके बाहर का क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है और अंतिम क्षेत्र सामान्य क्षेत्र है। सैम ने इस जोन में एक घर खरीदा। यह कोई हवेली नहीं है, बल्कि यह केवल एक डुप्लेक्स घर है जिसमें एक छोटा सा यार्ड है, लेकिन फिर भी उसके लिए इसकी कीमत 50 मिलियन है। घर खरीदने के बाद वे चारों खाना खाने के लिए पास के एक रेस्तरां में गए। खाना खाते समय वे प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने लगे। सैम ने सबसे पहले अपने ज्ञात डेटा को व्यवस्थित किया। प्रत्येक ड्यूकडोम से एक टीम होती है और शाही राजधानी से 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 10-10 सदस्य हैं। अब जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो टीमें विभाजित हो गईं और प्रतिभागियों की संख्या केवल 100 ही मानी जानी चाहिए। सभा के दौरान सैम ने शेष टीमों, विशेष रूप से राजधानी की 2 टीमों का अवलोकन किया। उन 2 टीमों में से एक पूरी तरह से कुलीनों और अधिकारियों की संतानों से बनी है। दूसरी टीम आम लोगों की है। 9 टीमों के नेता प्रसिद्धि और धन के लोग लग रहे थे, क्योंकि वह गर्व और अहंकार देख सकते थे। ये लोग अपने संबंधित ड्यूकडम्स के ड्यूक या जनरलों के वंशज हो सकते हैं। जहां तक पहली शाही टीमों के नेता की बात है, उन्हें नाथन राजकुमार और राजकुमारी का बड़ा भाई कहा जाता है। वह युवराज के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा राजकुमार है, क्योंकि वे दोनों एक ही मां से हैं और राजकुमारी भी। हालांकि दूसरी टीम का नेता थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसी पोशाक पहनी थी जिससे ये बताना मुश्किल था कि वह पुरुष है या महिला, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नकाब से ढका हुआ था, जो ये सुनिश्चित करने के लिए खुदा हुआ लग रहा था कि उनका चेहरा छिपा हुआ है। यहाँ तक कि दूसरी टीम के दूसरे रैंक वाले ने भी वही पोशाक पहनी थी, सिवाय इसके कि दूसरे रैंक वाले का रंग मैरून था, जबकि पहले रैंक वाले का रंग काला था। उन्होंने जो देखा उसके अनुसार उच्चतम साधना स्तर 4 या 5 में मध्य चरण महान क्षेत्र चरण की है। सबसे कम एक चरण नौसिखिया है। ये वे सभी बातें हैं जो उन्होंने सभा में देखी, सुनी या जानी। तो हमें प्रतियोगिता में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? क्या हमें टीमों को एक समय में एक ही व्यक्ति को लक्षित करना चाहिए? फिलिप ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटते हुए पूछा। खैर, मैं जो देख रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो टीम नहीं बना रहे होंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रथम रैंक वाले अकेले रह जाएंगे, क्योंकि वही है किसी भी टीम के लिए प्रमुख लक्ष्य। और टीमें बहुत बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि धोखा दिए जाने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखना कठिन होगा। इसलिए अगर हम टीम के खिलाड़ियों के एकल खिलाड़ियों को लक्षित करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सैम ने उत्तर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य है? फिलिप ने चिल्लाकर कहा। सैम ने उसकी ओर इस तरह देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। इतना स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछ रहा हो? सबसे बुरी बात यह है कि सैम यह अनुमान भी नहीं लगा सका कि यह आदमी सचमुच पूछ रहा है या सिर्फ नाटकीय हो रहा है। क्यों, तुम मुझे भी निशाना बनाना चाहते हो या क्या? मुझे इतनी बुरी पिटाई की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली। सैम ने उसकी परवाह नहीं की और कहा,
मुझे लगता है कि हमारे लिए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका इंतजार करना है, क्योंकि अगर हम नहीं जाते हैं और अपने लक्ष्य का पता नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो जैकपॉट मारने के लिए मेरी तलाश में आएंगे। मैं जो बता सकता हूं, शेष प्रथम रैंक वाले युद्ध कौशल में निकोलस से नीचे हैं, क्योंकि प्रत्येक ड्यूकडम का युवा वंशज उसके द्वारा पस्त था, इसलिए मुझे अत्यधिक संदेह है कि रैंकिंग के अतिरिक्त बोनस के साथ भी कोई 25,000 अंक पार कर पाएगा। तो मैं सबसे बड़ा लक्ष्य हूँ। इसका मतलब यह है कि चतुर लोग पिछले सप्ताह में परेशानी उठाने के लिए मेरे पास आएंगे, जबकि हम लड़ेंगे तो चालाक लोग एक तरफ रहेंगे और सब कुछ अपने लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे और सरल दिमाग वाले लोग मुझे ढूंढना चाहेंगे। शुरुआत। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम सक्रिय रूप से उनकी तलाश न करें, इसके बजाय हमें मिशन खत्म करने दें और छिपे हुए कार्ड ढूंढने दें, जबकि हम सिर्फ उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो हमारे बाद आते हैं और हम केवल अंतिम सप्ताह में अन्य लोगों के पीछे जाते हैं। उस समय तक सबसे चालाक और षड्यंत्रकारी बैच भी बाहर आ जाएगा और सबसे सक्षम और सीधे लोगों के पास पहले से ही हमारे लिए लेने के लिए अंकों का एक नाव तैयार होगा। सैम ने जो कहा उस पर फिलिप और जैक विचार करने लगे। ये वास्तव में सच है कि जिन लोगों के पास शुरुआत से ही सबसे अधिक अंक हैं, उन्हें सबसे अधिक लक्षित किया जाएगा। सैम ने जो कहा वह संभव है। निश्चित रूप से आइए इस तरह से करें। पहले 3 सप्ताह हम पूरी तरह से मिशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अंतिम सप्ताह हम उम्मीदवारों को लक्षित करेंगे। इस बीच हमें बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। फिलिप ने सहमति में कहा, जबकि जैक ने भी अनुपालन किया। वॉट अपने भोजन पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शानदार भोजन किया और अपने नए घर वापस जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले, स्वूश, एक तीर सैम की ओर आया जिसके चारों ओर बिजली की नीली बिजली कड़क रही थी। लेकिन इससे पहले कि तीर उस पर लग पाता, उसकी बांह सुनहरी रोशनी से चमक उठी, क्योंकि उसने तीर को पकड़ लिया और उस दिशा की ओर देखा जहां से वह आ रहा था। सैम ने देखा कि सामने वाली इमारत की जिस छत पर तीर चलाया जाना चाहिए था वह खाली थी। हमला विफल होने पर हमलावर भाग गया, लेकिन सैम ने ऐसा नहीं होने दिया। वह हॉबिंगर पर सवार हुआ और हवा की तरह मंडराता हुआ छत पर पहुंच गया। वहां भागे हुए व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज क्यों न हो, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना लगभग असंभव है, जब तक कि उस व्यक्ति के पास सैम के दिव्य आयाम जैसा खजाना न हो। वह इमारत के पीछे गली की ओर गया और आसपास खोजा। इस बीच उसने सावधानी से छाया चूहों को बाहर निकाल दिया और उन्हें क्षेत्र का पता लगाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा। यदि वह किसी गुप्त क्षेत्र में छिपा है तो छाया चूहों के पास उसे ढूंढने का बेहतर मौका है। सैम ने सतर्कता से चारों ओर देखा। उन्होंने लोगों के हाव भाव देखे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आसपास के लोग सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। वे उत्सुकता से हॉबिंगर को देख रहे हैं, लेकिन बस इतना ही, कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं है। यह क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र के चौराहे के पास है, इसलिए ये काफी उच्च श्रेणी का है। तो भीड़ बहुत कम है। सैम को लगा कि हमलावर बेहद करीब होना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोगों को सचेत किए बिना इतनी तेजी से भागना मुश्किल है। कुछ सेकंड के बाद सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। उसने आसपास के लोगों पर अच्छी नजर डाली और उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बार से बाहर आया और सैम की ओर देखे बिना चला गया। इसने उसका ध्यान खींचा और एक सेकंड के लिए निरीक्षण करने के बाद उसने सुनहरा क्रिसेंट निकाला और बिना किसी बहस या टकराव के बूढ़े व्यक्ति पर निशाना साधते हुए एक तीर मारा। उसने धागा बढ़ाया और आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी घबरा गया और भागने ही वाला था। सैम ने आभा छोड़ी जो सीधे बूढ़े आदमी की पीठ पर लगी। तीर की पूंछ की हवा नोक की तरह तेज थी, जैसे उसने पीठ पर कई छिद्रों को फाड़ दिया। सैम आगे बढ़ा और बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर पैर रख दिया और उसकी गर्दन को खींचने से पहले उसके चेहरे से नकाब को फाड़ दिया। यह एक युवक है जो दूसरे ड्यूकडॉम से है। सैम ने इस आदमी को पहले भी असेंबली में देखा है। वह उस व्यक्ति को घसीटकर रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर वापस ले गया और वहां देखा कि फिलिप, जैक और वॉट 2 अन्य लोगों को पकड़े हुए हैं। आपके जाते ही 5 लोगों ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया, लेकिन वे इन दोनों को यहीं छोड़कर भाग गए। उनके कार्ड में ज्यादा अंक नहीं है, बस 3 से 4 हजार के आसपास हैं। आइए हम उन्हें अपने स्थान पर वापस ले चलें। बाद में आधे घंटे बाद हमला करने वाले 3 लोग बेसमेंट में सैम और बाकी लोगों के सामने घुटने टेके हुए हैं। यह एक कारण है कि सैम ने इस घर के लिए भुगतान किया। बेसमेंट काम आएगा और विशेष रूप से इस प्रकार की स्थितियों में। कुछ गंभीर समझाने के बाद तीनों ने अपनी बातें बताईं। ये लोग एक टीम से हैं और उनकी टीम में 6 सदस्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से सभी एक ही ड्यूकडम से नहीं है। पूरी टीम नीचे के 2 रैंकर्स या 3 ड्यूकडॉम्स द्वारा बनाई गई थी। सैम आश्चर्यचकित था कि उन्होंने न केवल एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी के बिना एक टीम बनाई, बल्कि उन्होंने किसी तरह उन पर हमला करने की कोशिश की। उसे तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि वह उनका लक्ष्य नहीं है। उनके वास्तविक लक्ष्य फिलिप और जैक हैं। उन्हें किसी तरह पता चला कि सैम को ये पसंद नहीं है जब कोई उसे परेशान करता है और वह बदला लेने के लिए बहुत जिद्दी रहता है, लेकिन उन्होंने ये भी सुना कि वह बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उनमें से एक सैम पर चुपचाप हमला करेगा। उसे लुभाने के लिए शेष 5 फिलिप और जैक पर हमला करके अपना अंत ले लेंगे। योजना वास्तव में काफी अच्छी है, सिवाय इसके कि जिस किसी से भी उन्हें खबर मिली उन्होंने फिलिप और जैक की युद्ध कौशल के बारे में कुछ नहीं कहा, जिससे वे स्थिति को गलत समझ रहे थे। वास्तव में उन्होंने कहा कि यह वास्तव में कुछ छोटी टीमों पर काम करता है और अब वे एक बड़ी मछली पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सैम इस बात से और भी आश्चर्यचकित है कि इन लोगों ने कुछ छोटी टीमों को हरा दिया। इसका मतलब है कि सुबह के बाद से इन लोगों ने कोई ब्रेक नहीं लिया या कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे पूरी तरह सक्रिय हैं। अब अपने गलत लक्ष्य चयन के कारण तीनों अब बंदी हैं। तो हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? हत्या करना मना है ना? जैक ने पूछा। अंक खाली कर दो और उन्हें उनके कार्ड वापस दे दो, लेकिन उन्हें जगह छोड़ने मत दो। मैं उन्हें कैद करने के लिए कुछ संरचनाएं बिछाऊंगा। बाकी टीम के साथियों को चारा लेने दो और यहाँ आने दो। जैसे ही ये तीनों अलग हो जाते हैं, टीम गार्ड बन जाता है बेकार।
आइए देखें कि क्या वे उन्हें लेने के लिए यहाँ आएंगे ताकि वे टीम कार्ड में अंक प्राप्त कर सके या वे केवल अनजाने देंगे। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक पैट्रिक। अगले कुछ दिन सैम और उसके दोस्तों ने आराम में समय बिताया। हालांकि ये पूर्ण छूट नहीं है, लेकिन उन्होंने अंकों के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ इस पर लड़ाई नहीं की। बाकी उम्मीदवार अधिक से अधिक अंक हासिल करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। पहले सप्ताह में सैम और समूह ने 3 मिशन किए जो सिटी गार्ड से संबंधित थे और काफी अंक अर्जित किए, जिससे उनके खाते में लगभग 5000 अंक जुड़ गए। उन्हें लगा कि मिशन करना वास्तव में अंक अर्जित करने का एक प्रभावी तरीका है क्योंकि रिटर्न अच्छा है। इसके अलावा सैम कुछ और भी साजिश रच रहा है और वह है छिपे हुए कार्डों के बारे में जानकारी हासिल करना। पहले सप्ताह के लिए उसने छाया चूहों को स्वॉर्ड मार्शल का पीछा करने दिया ताकि वह किसी भी जानकारी का पता लगा सके और प्रयास पूरी तरह से निरर्थक न हो। मार्शल द्वारा 6 लोगों को नियुक्त किया गया है जो कार्ड छिपाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस समाचार को अत्यंत गोपनीय रखा गया था और 6 लोग वास्तव में नवजात अवस्था के कृषक हैं। छाया चूहों को बेहद शांत रहना पड़ा और स्तर 4 में उनकी हालिया सफलता और मौलिक सम्मेलन की बेहतर महारत के कारण वे अधिक सुरक्षित हैं। चूहों ने जो कुछ इकट्ठा किया उसमें से निश्चित संख्या में कार्डों के बीच एक निश्चित संख्या में अंक विभाजित किए गए और ये कार्ड निश्चित अंतराल में शहर में छिपे रहेंगे। जब सैम ने अंकों की संख्या सुनी तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। जाहिर है, एक विशिष्ट कमरे में एक बोर्ड है जहां ये 6 लोग इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं कि वे उस दिन किस क्षेत्र में इन कार्डों को छिपाने का साहस करेंगे। उस बोर्ड पर विभिन्न छिपने के स्थानों के स्थान भी हैं, लेकिन चूहों को सब कुछ याद रखने में परेशानी होती है और सैम को लगा कि यह एक व्यवहार्य तरीका नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत सारे धब्बे होंगे। इसलिए उसने 6 छाया चूहों को पूरे दिन उनका पीछा करने दिया और अपने अपने कार्ड छुपाने के बाद वे सैम के पास आए और उसे उस जगह के बारे में सूचित किया। हालांकि इस पूरी चीज के बारे में सैम स्थानों को खोजने से संतुष्ट है, उसे ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मार्शल को एक कमरा, एक चर्चा बैठक और एक बोर्ड पर सभी स्थानों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी और कार्ड सीधे 6 सदस्यों को दिए जा सकते हैं और वे अपना काम विवेकपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्शल ने जानबूझकर उम्मीदवारों को मौका देने के लिए यह विकल्प चुना है। उन्होंने खुले तौर पर खुफिया जानकारी खोजने का एक तरीका प्रदान किया। आखिरकार वे 6 लोग उस बैठक के अलावा उस स्थान पर नहीं रहते हैं और यदि कोई एक व्यक्ति वह स्थान ढूंढ लेता है तो वह जैकपॉट जीत सकता है। छाया चूहों को मार्शल का अनुसरण करके अपनी भागीदारी को सटीक रूप से जोड़ने में 1 सप्ताह का समय लगा क्योंकि मार्शल नवजात अवस्था से परे एक साधना चरण में है और वे छाया चूहों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे इसे देख न सके। इसलिए सैम ने उन्हें बार बार हिदायत दी कि वे बहुत करीब न आए, जिससे उन्हें थोड़ा समय लग गया। लेकिन नवजात चरण के 6 लोगों के लिए वह छाया चूहों का खेल का मैदान था और उन्होंने 2 दिनों की पूंछ के बाद अपनी दिनचर्या की पुष्टि की। अब सैम बाकी उम्मीदवारों से बिना किसी लड़ाई के अंक हासिल कर सकता है। लेकिन छिपने की जगहें बिल्कुल भी परेशानी से रहित नहीं है। उनमें से कुछ एक अमीर व्यक्ति के निजी कक्ष के अंदर संग्रहित हैं। उनमें से कुछ को सिटी गार्ड स्टेशन के प्रमुख के हाथों में रखा गया है। इसलिए इस प्रयास का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें कार्ड और अंक न मिलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सैम ने देखा कि जिन 3 लोगों को उसने तहखाने में बंद किया था उन्हें उनके साथियों ने कम से कम अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। अब जबकि अंक संचयन के उनके तरीके कवा हो गए हैं, सैम कुछ अन्य मामलों में भी शामिल हो गए हैं और उनमें से एक प्रकाश तत्व पर उनका शोध है। वो काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे। वह विभिन्न किरणों को सामान्य प्रकाश से अलग करने का प्रयास कर रहा है ताकि वह प्रकाश के विभिन्न तत्वों का उपयोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर सके। भले ही वह अभी तक उनका उपयोग हमले के उद्देश्य से नहीं कर सकता है, लेकिन वह कम से कम ट्रैकिंग, पता लगाने और अन्य सहायक कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इतने दिनों के काम के बाद वह अंततः तरंग दैर्ध्य को समायोजित करके प्रकाश की किरण को दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंगों में मोड़ने में सक्षम हो गया। लेकिन उन्होंने दृश्यमान स्पेक्ट्रम के ऊपर या उससे परे तरंग दैर्ध्य को नहीं बदला। वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए अपने प्रकाश तत्व का उपयोग कर रहा है और यदि वह तरंग दैर्ध्य को ठीक से नियंत्रित कर सकता है तो उसके पास एक इमारत जितनी ऊंची रेडियो तरंगें और एक्स-रे जैसी सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य की बहुत छोटी तरंगें हो सकती हैं जो उसे देखने में मदद कर सकती हैं, और गामा किरणें जिनका उपयोग सभ्य क्षति का लेजर बनाने के लिए किया जा सकता है। भले ही गामा किरणें क्षयकारी विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्राप्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये स्वाभाविक रूप से स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है और सबसे स्पष्ट अंतर तरंग दैर्ध्य है। तो सैम साधारण प्रकाश को रेडियो सक्रिय प्रकाश में बदलने का प्रयास कर रहा है। अपने पिछले जीवन में वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने गामा लेजर बनाया था और उस टीम के मुख्य लोगों में से एक थे। ये कहना सुरक्षित है कि यदि वह मौजूद नहीं होता तो लेजर उस समय पूरा नहीं हो पाता। और विडंबना यह है कि लेजर का निर्माण सरकार द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसे समाज के अंधेरे पक्ष द्वारा बनाया गया था। विशेष रूप से सैम 18 वर्ष की आयु तक जिस संगठन से जुड़ा था, उन्हें अभी भी गामा किरण वर्णक्रमीय रेखा के चौड़ीकरण पर होने वाले सामूहिक उत्तेजित उत्सर्जन के लिए गुंजयमान उत्तेजित परमाणु राज्यों की पर्याप्त सांद्रता प्राप्त करने के लिए उनके प्रयोगों की प्रक्रिया याद है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें गामा किरणों को लेजर का रूप देने के लिए किए गए हर प्रयोग की याद थी। जैसा कि समाज के प्रकाश पक्ष में भौतिक विज्ञानी अनुसंधान सफलताओं के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारें शस्त्रागार में एक शक्तिशाली हथियार शामिल करने के लिए, अंधेरे पक्ष जिसने इसे बनाया है उसके केवल 2 इरादे हैं, एक व्यवसाय और दूसरा शक्ति, जो वे प्राप्त किया। सैम मदद नहीं कर सका लेकिन उदासीन महसूस कर रहा था। जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने इसके उपयोग के बारे में सोचा और अंततः उनके विचार अपने पिछले जीवन पर रुक गए। उन्होंने कुछ देर के लिए प्रैक्टिस बंद कर दी और टावर में चले गए। वह अचानक बांसुरी बजाना चाहता था। अपने पिछले जीवन में यदि शिक्षाविदों और सृजन ने हत्याओं और लड़ाइयों से विराम लिया है, यदि उसके बाद भी वह भावनात्मक रूप से बोझिल थे, तो संगीत ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने उनकी आत्मा को तर्क और संतुलन खोने से बचाया।
उसे अचानक बांसुरी बजाने की इच्छा हुई जो उसके पास नहीं थी, इसलिए वह बांसुरी बनाने के लिए टावर में चला गया। लेकिन इसमें कुछ समय लगने वाला है। उसने पूरा दिन टावर में बिताया और रात में वह अपनी बांसुरी के साथ वापस आ गया। इसे केवल कुछ अंतिम रूप देना बाकी है। बांसुरी बाहरी भाग के लिए ग्रे उल्कापिंड रेत और सिल्वर उल्कापिंड रेत के मिश्रण से बनी है और जटिल आंतरिक संरचना केवल सिल्वर रेत से बनी है। वह बांसुरी का परीक्षण कर रहा है और वे उसके इच्छित स्वर के अनुसार मरम्मत कर रहे हैं। रात हो चुकी थी और बाकी लोग वापस आ गए। उसने वॉट को आराम करने और शहर में मौज मस्ती करने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन दिए। एक तरह से शाही राजधानी में भी परीक्षा वास्तव में सबसे कठिन होती है। ये वह चरण भी है जहां उसके पास बहुत सारा समय होता है। फाल्कन क्लिफ शहर के बाद से वॉट या तो जांच, लड़ाई और प्रशिक्षण में व्यस्त रहे हैं। अब जब उसके पास बहुत समय था तो उसने वॉट से केवल एक ही काम करने को कहा, एक बार युवा मास्टर बने। उन सभी ने एक साथ खाना खाया, लेकिन इसी समय कोई मिलने आया और सैम, एक युवक जो सुंदर और महंगी पोशाक पहनता है, एक नजर और सैम कह सकता है कि यह एक दर्जी कारीगर द्वारा बनाया गया था और वहां एक बैज दिखा रहा है कि वह आदमी एक चतुर रैंक -4 हथियार कारीगर है। लेकिन जिस चीज ने सैम का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह है उसका चेहरा। उसने इस आदमी को शाही राजधानी की पहली टीम में राजकुमार के ठीक पीछे देखा। शाही राजधानी का दूसरा रैंकर। वह आदमी अंदर आया और बोलने से पहले बेपरवाह होकर बैठ गया। आपको सैम होना चाहिए। सैम कुछ नहीं बोला, उसने बस उसी शांत और निर्लिप्त भाव से उस आदमी को देखा। मैं पैट्रिक हूँ, इंपीरियल कैपिटल आर्टिसन टावर के टावर प्रमुख का बेटा। मैं यहाँ आपके साथ एक समझौते पर चर्चा करने आया हूँ। सैम ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। मैंने सुना है कि पाक की योजनाएं जो वर्तमान में आपके नाम पर हैं, आपके पास हैं। इसलिए मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। वह रुका और एक स्थानिक अंगूठी निकालकर मेज पर रख दी। यहाँ इस अंगूठी में 50 मिलियन है। मुझे आपके द्वारा उपयोग की गई सभी संरचनाएं, शिलालेख चाहिए। सैम ने अंगूठी की ओर देखा और उस आदमी की ओर देखा। बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं। आप नियमों के संरक्षण में हो सकते हैं, लेकिन आपके लोग नहीं हैं। यही एकमात्र क्षण है जब फिलिप और बाकियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें इस स्थान पर किसी के आने का आभास नहीं हुआ, क्योंकि इस स्थान को घेरने वाला हर दूसरा व्यक्ति प्रारंभिक चरण में एक सामान्य महान जादूगर के संवेदी क्षेत्र से बाहर है। लेकिन सैम अपने वर्तमान स्तर के लिए अत्यधिक उच्च मानसिक शक्ति के कारण उन्हें महसूस कर सकता है। पैट्रिक ने अब अपना ठंडा और अहंकारी स्वभाव खो दिया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। बांह का सिरा पानी से संघनित हो गया था और अत्यधिक संघनित हवा से पानी को गोली की तरह मारा गया था। वह खिड़की से होता हुआ आंगन की दीवार की ओर चला गया। इसने दीवार को तोड़ दिया और कुछ मीटर दूर उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। वह आदमी बेहोश पड़ा रहा। अगली बार यह एक जीवन होगा। पैट्रिक तुरंत सतर्क हो गया और बाहर चला गया। हमें उसका कार्ड लेना चाहिए था, फिलिप ने बगल से कहा। अब परेशान क्यों हो, उसे हमारे लिए कुछ और अंक इकट्ठा करने दीजिए। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C209 ब्रूइंग स्टॉर्म। पैट्रिक के जाने के बाद सैम वहीं चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। फिलिप और जैक ने उसकी अभिव्यक्ति देखकर उसकी ओर देखा। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, सैम ने आखिरकार 1 घंटे के बाद कहा। बाकी 3 लोग उसकी ओर देखते रहे, उसके पूरा होने का इंतजार करते रहे। मैं आप लोगों की कल्पना से भी बड़ा लक्ष्य बनने जा रहा हूँ। आपका क्या मतलब है, फिलिप ने पूछा। इसका उस आदमी की यात्रा से कुछ लेना देना है। पाक के बारे में? हाँ, लेकिन यह एक समस्या कैसे है? मुझे लगता है कि आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं सैम। भले ही वे आपके डिजाइन नहीं पा सके, फिर भी वे निर्माण और शिलालेख टावरों की मदद का उपयोग कर सकते हैं। वे अभी भी इसका पता लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि वे ऐसा करते हैं। डिजाइनों के लिए इतनी कम कीमत रखी गई। फिलिप ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं उस परियोजना का मुख्य हिस्सा खुले में छोड़ दूंगा जो मुझे लंबे समय में सैकड़ों अरबों डॉलर कमा सकती है? क्या आप सचमुच सोचते हैं यदि वे चीजों को इतनी आसानी से समझ सके तो वे आकर मुझसे पूछेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर वे इसे बनाने में सक्षम हैं तो वे वास्तव में इसे बनाने के लिए पाक शुरू करने के बाद पूरे 6 महीने तक इंतजार करेंगे? आपका क्या मतलब है? जहां तक मैं समझ सकता हूं, उन्होंने पहले ही एक पाक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे उससे समान स्तर का विस्मय हासिल करने में असफल रहे। ऐसा क्यों होगा? क्या ये सिर्फ कुछ परीक्षण और चुनौतियां नहीं जोड़ रहा है? कोई अपराध नहीं, आपका विचार अच्छा है, लेकिन अगर पर्याप्त मानव शक्ति और दिमाग है तो मुझे लगता है कि वे इसे दोहरा सकते हैं। यही आप गलत हैं फिलिप। वे एक पाक बना सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वे उसकी नकल बनाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उस पाक में लोग जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक है। मैं एक निर्माता हूं फिलिप, मैं दूसरों को अपनी रचना इतनी आसानी से दोहराने नहीं दूंगा। मेरा डिजाइन ही पाक को आकर्षण प्रदान करता है। यदि वे इसे दोहरा नहीं सकते हैं तो मानक पूरे नहीं होंगे और जो लोग पहले ही पाक की भव्यता देख चुके हैं वे एक घटिया चीज से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वे मेरे पाक की नकल नहीं कर सकते तो ये काफी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो वे इसे खुद ही नष्ट कर देंगे। मैंने जो पाक बनाया है वो कुल मिलाकर एक अस्थिर संरचना है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी संरचना रखी गई है जो इसे स्थिर करती है। ये कुछ ऐसा है जो 3 टावर प्रमुखों को नहीं पता था, इसलिए राजधानी में इन लोगों को जो जानकारी मिली वह अधूरी है। यदि वे एक सफल पाक चाहते हैं तो वे मेरा डिजाइन और सहायता चाहते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो ये ध्वस्त हो जाएगा। जैक और फिलिप स्तब्ध रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सैम इतनी गंभीर तैयारी करेगा, सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों को इसका उपयोग करने से रोक सके। केवल वॉट को आश्चर्य नहीं हुआ, उसका पहले से ही दिमाग खराब हो गया था कि सैम कुछ भी कर सकता है। सैम ने आश्चर्यचकित भावों को देखा और समाचार आने का इंतजार करने लगा। उस संक्षिप्त चुप्पी के बाद जैक ने पूछा, क्या यह आसान नहीं होगा अगर वे आपके साथ एक सौदा कर ले? बिल्कुल पहले टावर प्रमुखों की तरह। यदि यह इतना ही आसान होता। जैक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
एक राजा था जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे अपने राज्य, अपने बच्चों और अन्य सभी पत्नियों से अधिक प्यार करता था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु उनसे पहले हो गई और वह चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें याद रखे, इसलिए उन्होंने राज्य के सबसे महान कारीगरों को काम पर रखा और उनसे उनकी कब्र के रूप में सबसे सफेद पत्थरों से एक स्मारक बनवाया। वह परिणाम से मंत्रमुग्ध था। ये स्मारक अपनी तरह का सर्वश्रेष्ठ था। बहुत सी चीजें इसकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कारीगरों और इसके लिए काम करने वाले हजारों श्रमिकों को भूमि, धन, उपाधियां, प्रशंसाएं दी, लेकिन बाद में उनके मन में विचार आया, क्या होगा यदि सबसे बड़ा स्मारक जो उन्होंने अपनी मृत पत्नी के लिए उपहार में दिया था, उससे भी आगे निकल जाए? क्या होगा अगर उसकी पत्नी का स्मृति चिन्ह हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा? सैम ने रुककर उन तीनों की ओर देखा जो उत्सुक थे और धीरे से कहा, वह ऐसा परिणाम नहीं चाहता है, इसलिए उसने कारीगरों और श्रमिकों का नरसंहार किया, उन लोगों की हत्या की जो संभवतः उससे कहीं बेहतर स्मारक बना सकते थे। तीनों हैरान रह गए। सैम ने जारी रखा, मानव मन ऐसा ही था, वहां एक तूफान चल रहा है। जो लोग इस परियोजना को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि इसके समान कोई और चीज उभर कर सामने आए। वह पैट्रिक यहाँ खरीदने के लिए नहीं आया था, वह था प्रतिक्रिया देखने के लिए यहाँ। क्या आपको लगता है राजधानी के बड़े लोग, जिन्हें खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर माना जाता है, किसी किशोर के साथ साझेदारी करेंगे? यदि मेरा अनुमान सही है तो 4 टावर प्रमुखों और यहाँ तक कि शाही परिवार से भी कोई हो सकता है, पहले से ही इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और वे चाहते हैं कि यह केवल उनके हाथों में रहे। उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति को आजाद करना असंभव है जो उनके सिस्टम की सभी खामियों को जानता हो। क्या आप निश्चित हैं? शाही परिवार, तब वे तुम्हें मार सकते हैं और यह खत्म हो जाएगा, भले ही आप सक्षम हो। यदि पूरे साम्राज्य ने आपको पकड़ लिया है तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे। फिलिप ने असमंजस में कहा। सैम बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वे मुझे मार नहीं सकते। वैसे भी क्या आपको लगता है कि शाही परिवार सैकड़ों अरबों डॉलर गंवा देगा? अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाए और प्रत्येक ड्यूकडॉम में और आसपास के इलाकों में भी एक पार्क शुरू किया जाए शाही राजधानी, 2 दशकों में मैं शाही परिवार से भी अधिक अमीर हो जाऊंगा। क्या आपको लगता है वे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो पैट्रिक अब तक अपने पिता को रिपोर्ट कर रहा होगा। वैसे भी आपको बस इतना जानना है कि आपको अगले 3 सप्ताह तक सावधान रहना होगा। प्रतियोगिता की आड़ में वे सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करेंगे। यही एक कारण है कि मैंने आप लोगों से अतिरिक्त कार्ड खरीदने के लिए कहा। जब आप बाहर जाएं तो अपना मूल कार्ड अपने साथ न ले जाएं। कल से हम कोई मिशन नहीं लेंगे, हम छिपे हुए कार्डों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं आपको स्थान बताऊंगा और आप कार्ड पुनः प्राप्त कर लेंगे। यदि वे किसी के हाथ में नहीं है तो हमें ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास उन्हें आसानी से प्राप्त करने का एक तरीका है। लेकिन याद रखें, आपको सभी उम्मीदवारों, उनके अधीनस्थों, भाड़े के ठगों, हत्यारों, 4 टावरों के लोगों, हनी ट्रक द्वारा निशाना बनाया जाएगा। यहाँ तक कि शहर के गार्ड भी आपको कठिन समय देंगे। ये सचमुच एक दुर्स्वप्न होने वाला है। आपको दक्षिणी तारे में पिछली बार की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक उत्पीड़न का अनुभव होगा। तुम्हें मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। यदि आप कोई मिशन लेते हैं तो कोई उसे चुरा लेगा। आप उम्मीदवारों के समूहों द्वारा लक्षित होंगे। आप 4 व्यवसायों और शाही परिवार का वास्तविक प्रभाव पूरी तरह से देखेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो हम पूरे शहर के खिलाफ हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने फिलिप को अपना सिर नीचे झुकाते हुए देखा। मैं तुम्हारे जैसे लड़के का दोस्त क्यों हूँ? सैम की ओर इशारा करते हुए फिलिप चिल्लाया। सैम ने भौं उठाकर कहा, मैं वह नहीं हूं जो बेशर्मी से आपसे चिपकी रही और आपके घर में बेशर्मी से कई दिनों तक रुकी रही। ठीक है, गंदे कपड़े बाहर मत लाओ। अब आपकी क्या योजना है? ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात लक्ष्यों पर ध्यान देना है। मुझे ये जानना होगा कि मुख्य भूमिकाएं कौन है जो हमें लक्षित कर रही हैं। फिर हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, अपने कार्ड मेरे पास छोड़ सकते हैं और उन स्थानों पर जा सकते हैं जो मैं आपको हर सुबह देता हूं। यदि संभव हो तो साथ रहें, भले ही वे हमें निशाना बनाएंगे। धीरे धीरे हम पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए हम धीरे धीरे भी स्थिति से अभ्यस्त हो सकते हैं। हमेशा अपने सभी 5 कार्ड फील्ड में ले जाएं। यदि आप संकट में हैं तो सबसे कम अंक वाला अपना कार्ड बाहर फेंक दें और चले जाएं। हमें सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास कितने कार्ड हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने का कोई संभव तरीका नहीं है। इसलिए उन्हें जीवन रेखा के रूप में उपयोग करें। यदि आप किसी लड़ाई में हैं तो जितनी तेजी से आप कर सकते हैं प्रतिद्वंद्वी को बाहर निकालें, या जितनी तेजी से आप प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल सके उसे बाहर निकालें। भागने की कोशिश करें, बस कई विरोधियों के साथ लड़ाई में न उतरें, भले ही आपकी जीत सुनिश्चित हो। हम उन्हें अभी क्यों नहीं ले लेते? हम पहला कदम क्यों नहीं उठाते? जैक ने पूछा। तब हम एक ही समय में सभी दुश्मनों से घिरे होंगे। अगर उन्हें जरा भी खतरे की भनक लगी तो पूरा गिरोह हमें बर्बाद कर देगा। यह अच्छी बात है कि हम इस प्रतियोगिता में हैं, अन्यथा जिस दिन हम राजधानी में प्रवेश करते मैं पकड़ लिया जाता। अब यह प्रतिस्पर्धा नियम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें और उन्हें एक ही समय में रोके रखती है। मानसिक रूप से तैयार रहे क्योंकि यह काफी थका देने वाला होगा। रुको, अगर हम कार्ड इकट्ठा करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप यहाँ ऐसे ही रुके रहेंगे? फिलिप ने पीछे से पूछा। नहीं, मैं घर की रखवाली करने जा रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ चोरी छिपे घुसने या जाल बिछाने के लिए आएंगे। अगर मैं चला गया तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाएगी। हम अब इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम उम्मीदवारों के लिए उस संपत्ति को छोड़कर दूसरा आवास नहीं पा सकेंगे जो नरक से कम नहीं है। और मुझे थोड़ा हार्डवेयर मोड में जाना होगा क्योंकि हम एक शहर में लड़ रहे हैं। मैं आपको शहरी युद्ध का अपना संस्करण दिखाऊंगा। कल से आप लोग मेरे साथ एक विशेष स्थान पर प्रशिक्षण लेंगे। प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले आखिरी सप्ताह में हम उस पूरे तूफान को निगल लेंगे जो हम पर आने वाला है। तब तक बस सहते रहो। उसी क्षण कारीगर टावर की सबसे ऊपरी मंजिल में पैट्रिक ने टावर प्रमुख को सब कुछ बताया और वह गहरे विचार में पड़ गया।
क्या आप निश्चित हैं? उसने बिना किसी स्पष्ट अभिव्यक्ति के सीधे तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हाँ पिताजी, वह बच्चा बहुत घमंडी है। इसके लिए उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ बुदबुदाया। वह आदमी दिलचस्प है, वह इतना शांत कैसे हो सकता है जब उसके काम और विशेषज्ञ विचार और डिजाइन को इतना कम महत्व दिया जाता था। एक सामान्य युवा व्यक्ति ने मेज पलट दी होती और पैट्रिक की गांड पर लात मारी होती। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पैट्रिक को साफ सुनाई नहीं दिया। पिताजी, वह आदमी बहुत अहंकारी है। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? हम सीधे उस पर हमला क्यों नहीं करते? पाक। पैट्रिक के चेहरे पर एक करारा तमाचा पड़ा और टावर प्रमुख ने अपने तड़पते बेटे से कहा, आप 22 वर्ष के हैं और एक छद्म रैंक 4 हथियार कारीगर हैं। वह अधिकतम 18 वर्ष का है। वो एक रैंक 6 विद्वान कारीगर है, जो मेरी रैंक एक रैंक 3 गठन और शिलालेख मास्टर के बराबर है, जो केवल उसकी खेती तक ही सीमित था, और 2 अन्य कारीगर शिल्पों में रैंक 3। फिर भी आपको ये कहने का साहस है कि वह अहंकारी है। यदि किसी को अहंकारी होने का अधिकार है तो वह वही है। याद रखें पैट्रिक, आप किसी व्यक्ति से नफरत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसकी क्षमताओं का सम्मान करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है वह आपको आपके पिता के कारण दिया गया है, जो 6ठे दर्जे के कारीगर हैं, लेकिन उन्होंने इसे शुरू से कमाया है। उन्होंने अकेले ही अपनी क्षमताओं से ये सब हासिल किया। आप मुझसे पूछते हैं हम उस पर हमला क्यों नहीं करते? क्योंकि वह आपकी तरह मूर्ख नहीं है, वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली है। एक बार जब हम जबरदस्ती करेंगे तो वह सतर्क हो जाएगा और वह इस साम्राज्य को छोड़ देगा। अपनी क्षमताओं के साथ वह वापस आएगा और एक खेत में खरपतवार लेने की तरह हमारी जान ले लेगा। याद रखें, हमें न केवल उसके डिजाइनों की जरूरत है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें प्राप्त करने के बाद वह हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। उसे कम से कम असहाय और निराश तो होना ही होगा। भले ही उसे मारना असंभव हो, लेकिन उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से मरना ही होगा। आवेग में आकर इस योजना को बर्बाद मत करो, अन्यथा मैं भी तुम्हें नाथन से नहीं बचा सकता। जब पिता अपने बेटे को व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक छोटा सा चूहा कमरे के अंतिम कोने में छाया में छिपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। C210 योजना को गति दें। अगले सप्ताह में फिलिप और जैक ने वास्तव में देखा कि सैम का क्या मतलब था। उनका पीछा किया जा रहा था, घात लगाकर हमला किया जा रहा था। कई परिस्थितियों में उनकी संख्या कम थी। उम्मीदवारों और उम्मीदवारों द्वारा काम पर रखे गए लोगों ने हालांकि उन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उन्होंने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा घर पर हमले भी बढ़ गए। कई लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की। तीरों से वार करते हुए अंदर फंसे 3 लोग भी घबरा गए। इसके बीच में सैम ने उन्हें शरीर को मजबूत बनाने वाले मैनुअल दिए। सैम, मैंने 2 कार्ड खो दिए हैं। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे निपटना इतना कठिन होगा। वे सभी मूर्ख मुझ पर गिरोह बना रहे हैं। काश मुझे एक पर एक कार्ड हासिल करने का मौका मिलता। घर आते ही फिलिप रोने लगा, जबकि वॉट शरीर को मजबूत बनाने में लगा हुआ था और सैम टावर के अंदर व्यस्त था। जैक भी हांफता हुआ घर में दौड़ता हुआ आया। वह पूरी तरह से निस्तेज है। उसके कपड़े लगभग फट चुके हैं। उसका पीछा कर रहे लोगों का झुंड उसे घर में सुरक्षित प्रवेश करते देख जैसे ही वहां से भाग गया। घर उनके लिए अभिशाप था, क्योंकि सैम ने अंदर कुछ गंभीर जाल बिछा दिए थे। सबसे पहले उनमें से कुछ ने प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, संरचना ने उन पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इससे वे आसान लक्ष्य बन गए। वास्तव में यहाँ तक कि फिलिप और जैक को भी इस निर्माण में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। एकमात्र चीज जो उनकी मदद कर रही है वह है शरीर की खेती। जब उन्होंने इनका अभ्यास करना शुरू किया तो वे उस दबाव का विरोध करने में सक्षम हो गए जो गठन उन पर डाल रहा है। जो लोग अंदर घुसे थे उनके साथ भी यही हुआ, लेकिन सैम ने यह सुनिश्चित किया कि वे किसी को न मारे, चाहे वे उम्मीदवार हो या नहीं। लेकिन मामला जितना कठिन है, उन्होंने कई अंक हासिल किए। सैम ने उन्हें जो छिपने के स्थान दिए थे वे सही हैं, और जबकि वे प्रतिदिन कम से कम 1 कार्ड हासिल करते हैं, सैम किसी तरह घर से बाहर निकले बिना एक दिन में कम से कम 3 कार्ड इकट्ठा करने में कामयाब रहे। जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं वे इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। यदि उन्हें पता है कि वे छिपे हुए कार्ड ढूंढ सकते हैं, तो उम्मीदवारों को उस मिशन या सामान की भी परवाह नहीं होगी जो बड़े शॉट्स ने उन्हें सौंपा है। वे घर तक पहुंचने और जानकारी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। इस बीच सैम पूरे सप्ताह टावर के अंदर बहुत व्यस्त है। उसे प्रकाश तत्व की तरंग दैर्ध्य को ठीक से नियंत्रित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है और उसे कुछ खेलने की चीजें बनानी होंगी। वह पिछले सप्ताह से बहुत व्यस्त है और अंततः उसने पहला आइटम बना लिया है। इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और बाहर आ गए। रात हो चुकी थी और उसने बाहर टहलने का फैसला किया। वह फिलिप और जैक की तरह पकड़े जाने से उतना नहीं डरता। उसके पास हरबिंगर है और उसकी गति ऐसी चीज है जिसके बारे में उन्हें चिंता करनी होगी। उसने पास के जंगल में एक चक्कर लगाने का फैसला किया ताकि वह हर चीज से छुट्टी ले सके और आराम महसूस कर सके। उसने बाकियों से भी यही बात कही और यात्रा पर निकल गया। आधे घंटे के बाद सैम अब शहर के बाहर पास के जंगल में तैर रहा है। उसे एक खुली जगह मिली जहां से उसे साफ आसमान दिखाई दे रहा था। वह नीचे आया और जमीन पर खड़ा हो गया। अपने चेहरे पर ठंडी और ताज़ा हवा महसूस कर रहा था। शांति से उसे ताजगी महसूस हुई। जब से वह इस दुनिया में आया वह लगातार भागदौड़ में लगा रहा। वह लावा रॉक विलेज, स्टारवुड सिटी, फाल्कन क्लिफ, ब्लू फ्लेम और अबोरियन की इंपीरियल कैपिटल से गए। वह निरंतर भ्रमणशील एवं कार्यशील थे। हालांकि वह अब बहुत बड़ी और सबसे खराब स्थिति में है और वह दुश्मनों के सबसे बड़े तूफान का सामना करने वाला था। तूफान से पहले की यह शांति अभी भी एक बहुत अच्छा एहसास है। उसका थका हुआ दिल थोड़ा शांत हो गया है। वह पास में एक विशाल चट्टान पर बैठ गया और उन सभी चीजों को याद करने लगा जिनसे वह दोनों जन्मों में गुजरा था। उसे वे सभी बातें याद थी जिनका उसने अनुभव किया था। उसकी आंखें विषाद और विषाद से भरी थीं। चाहे ये दुनिया कितनी भी महान क्यों न हो, फिर भी वह पिछले जन्म से चूक गया। उसने बांसुरी निकाली जिसमें चांदी जैसी चमक के साथ चांद की धुंधली रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी।
वह आंखें बंद करके बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे संगीत हवा के साथ उड़ गया। उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया, उनका दयनीय बचपन, तथाकथित दत्तक माता पिता द्वारा उसकी आत्मा को पीड़ा देने वाली यातना और दुर्व्यवहार, सबसे सम्मानित पेशे, अपने शिक्षक द्वारा धोखा दिया जाना, सबसे खतरनाक और अंधेरे संगठनों को बेचा जा रहा है, एक हत्यारा, एक भयानक काटने वाला बनने के लिए प्रशिक्षित, उनके सबसे भरोसेमंद वरिष्ठ और उनकी मृत्यु, उनकी दुनिया हिला देने वाली लड़ाई, उनका सबसे प्रिय व्यक्ति और उनकी मृत्यु, स्टेला, मानव सरकारों का विश्वासघात और अस्वीकृति, उसका बदला, बांसुरी की फीकी धुन भावनाओं की अधिकता थी, उनका संगीत उनकी उदासी से लेकर उनकी हिंसा और अंत में निराशा और अंत में मृत्यु तक चला गया। उन्होंने पूरे जीवन को फिर से अनुभव करना शुरू किया और आखिरकार जब उन्होंने इस दुनिया में प्रवेश किया, दूसरा मौका, ऐसा मौका जिसका आना लगभग नामुमकिन है, एक ऐसा मौका जो केवल मिल सकता है लेकिन कभी खोजा नहीं जा सकता। जैसे ही उसने खुद को इन भावनाओं में बहने दिया, वह सारे परिवेश को भूल गया। लेकिन एक विस्फोटक आवाज से उसकी शांति भंग हो गई, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक लड़की उसकी ओर दौड़ रही है और उसके पीछे पुरुषों का एक समूह दौड़ रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। लड़की ने सैम को देखा और चिल्लाई, मदद करना, मदद करना। वह जोर जोर से चिल्लाई। सैम ने कोई भाव नहीं दिखाया और लड़की के पीछे चल रहे युवकों के समूह को देखा। वे शाही राजधानी की पहली टीम है, लेकिन केवल निचले 5 ही हैं। प्रिंस नाथन और पैट्रिक समेत बाकी 3 नहीं आए। जब उन्होंने सैम को देखा तो वे वहीं रुक गए और सावधान हो गए। युवा लड़की ने यह देखा और उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे आशा की एक किरण दिख गई हो और वह सैम की ओर दौड़ी और उसके पीछे खड़ी हो गई। सैम ने फिर भी कोई भाव नहीं दिखाया, वह अभी भी बेपरवाह है, जिससे उसके चेहरे पर आंसू अजीब लग रहे थे। उनके सामने खड़े 5 प्रत्याशी कुछ कानाफूसी करते दिख रहे थे। क्या वह वही आदमी नहीं है जिसके बारे में बॉस ने हमें चेतावनी दी थी? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे नीचे उतार देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। बॉस ने कहा कि हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, वह हमारे लिए बहुत मजबूत है। चलो बस चले जाओ, वह कुतिया किसी भी तरह हमसे बच नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि वह उसके साथ लंबे समय तक रह सकता था। जैसे ही वे चले गए, उन्होंने सैम और लड़की दोनों को घृणास्पद दृष्टि से देखा और वहां से चले गए। लड़की तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई क्योंकि उसके पैर थकावट के आगे झुक गए। वह ऐसे सिसकने लगी मानो दुनिया का अंत हो गया हो। सैम अभी भी लापरवाह था, वह वास्तव में इस पूरे उपद्रव से अप्रसन्न है और इन सभी लोगों को परेशान करना चाहता है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि कम से कम वे लोग उसकी शांति भंग करके उसे भड़का तो नहीं रहे थे। ये सोचकर कि यह जंगल है, उसे उन्हें यहाँ आने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो वह खड़ा हो गया और जाने के लिए मुड़ा। महोदय, लड़की ने उसे बुलाया। सैम ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। सर, कृपया, क्या मैं आपसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? सैम रुका और उसकी ओर देखा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी बहन भी प्रतियोगिता में है और वह शाही राजधानी की दूसरी टीम की सदस्य है। वह एक मिशन पर गई थी और ये लोग उसके अंत पाने के लिए मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ने उसकी ओर देखा। इसका मेरे चेहरे से क्या लेना देना है? उसने भाव पहचान लिया और बोली, ऐसा लगता है कि वे आपसे डरते हैं, तो क्या आप कृपया मुझे 2 दिनों के लिए बचा सकते हैं? उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बेहद दयनीय और असहाय भाव दिखाया। मैं क्यों? एक वाक्य से उसका चेहरा ठिठक गया। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मैं वो हकलाने लगी। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें बचाकर शहर के सभी बड़े बच्चों को नाराज क्यों करूं? मैं तुम्हें चुका सकता हूं, उसने शर्माते हुए चेहरे से कहा। सैम मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लड़की अभी एक क्लासिक सफेद कमल है, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने ये कहा, वह लड़की के पीछे पीछे चला गया। उन दोनों के जाते ही लड़की का पीछा करने वाले 5 युवक छिपकर बाहर आ गए। सैम लड़की के पीछे पीछे वापस चला गया। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, सैम ने उन तीनों को देखा जबकि उन तीनों ने लड़की को देखा। उसे कुछ परेशानी है, वह 2 दिन यहीं रहेगी, तुम उसका ख्याल रखना। बोलते समय उसने अपने कमरे की ओर चलते हुए वॉट को आने का इशारा किया। आधे घंटे के बाद वॉट बाहर आया और उसने फिलिप और वॉट की ओर देखा और उन्हें आंख का संकेत दिया। दोनों कमरे से बाहर चले गए। वॉट ने एक खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आपका कमरा है, आप जितने दिन चाहे वहां रहिए। जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए। आपको बॉस के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। हर रात हम यहीं खाना खाएंगे। आपको बस इतना ही जानना है। इतना कहकर वॉट चला गया और फिलिप और जैक की ओर चला गया। बॉस ने कहा, हम अपनी योजना में तेजी लाएंगे। कल ताश की तलाश में मत जाओ, बस खेती करो, लेकिन वहां हमें कुछ करना होगा। उन्होंने घर के ब्लूप्रिंट जैसी दिखने वाली एक प्रति निकाली और कुछ समझाया। आधे घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने कहा, बॉस ने कहा कि हमें 3 सप्ताह खत्म होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और वह प्रतियोगिता को छोटा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब से 1 सप्ताह काफी है। उन तीनों ने अभी के लिए अपनी योजनाओं की पुष्टि की और अपने अपने काम करने चले गए।